यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT 365 यहाँ पर मैगजीन है पर्यावरण की, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 देख चुके थे, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग ने पहले टॉपिक को कवर किया था। पहले टॉपिक यहाँ पर है, जिसमें से कुछ टॉपिक यहाँ पर बचे हुए हैं अभी, ठीक है। इनको कवर करने के बाद कोशिश करेंगे पूरी कि सेकंड टॉपिक को भी आज स्टार्ट करें और यहाँ पर फिनिश करने के लिए, ठीक है। तो आते हैं से, देखो जो 1.2 है ये पूरा खत्म हो चुका था, ठीक है। आज हम लोग करेंगे ये 1.3 है आर्द्र भूमि, तटीय भूमि और यहाँ पर महासागर से, ठीक है। इससे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये पूरा कवर करेंगे इतना। और यहाँ पर देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कुछ, और यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी कर रखा है, क्योंकि अभी जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। इंपॉर्टेंट ये भी था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना यहाँ पर जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको एक एक किए हाईलाइट कर दिए, ठीक है। और अंदर जो मैंने टॉपिक किए वो भी इस बार हाईलाइट करके रखे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको दिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1.3 नंबर से और आगे कवर करेंगे इसको। वन पॉइंट थ्री है यहाँ से, इसमें बोला है खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र जो संधि है UN हाई सी जो ट्रीटी है उसको लेकर के, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो समुद्री कानून अभी समय है इसके तहत यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी, ठीक है। पहली बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी संधि है। दूसरा, जब भी यहाँ पर BBNJ जो है ये समझौता लागू होता है तो UNCLOS इसके अंतर्गत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा। अन्य दो समझौते निम्नलिखित हैं, जैसे कि यहाँ पर UNCLOS का भाग 11 के कार्यान्वयन के जो संबंधित 1994 का समझौता, ये खनिज और संसाधन की खोज और निष्कर्षण से संबंधित होगा, ठीक है। आप लिख सकते हो कि UNCLOS है जो इसकी जो भाग 11 है उसका 1994 का समझौता था, ये किससे संबंधित है, इससे संबंधित से लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ पर 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता, ये किससे संबंधित है, ये प्रवासी जो मछली हैं प्रजाति उनके स्टॉक संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित होगा। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप इनको नोट कर सकते हो, आपको घुमा सकता है क्वेश्चन कि UNCLOS के बारे में विचार करना है, ठीक है। बोलेगा ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, आप सही कर दोगे। दूसरी बात बोलेगा कि UNCLOS का भाग जो 11 है ये जो होगा ये मछली के प्रजातियों के स्टॉक से संरक्षण से संबंधित होगा। तो क्या गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात 1995 वाली बात घुमा दी इसने, है ना, ऐसे करके ऊपर नीचे करके दे देगा। तो दो यहाँ से बात याद रखनी है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इसका, राइट। आगे यहाँ पर देखो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य कि वर्तमान में दीर्घकालिक जो राष्ट्रीय अधिकार है उसके क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग को लेकर सुनिश्चित करना, ठीक है। वो बोल देगा इसका उद्देश्य कि मछलियाँ को यहाँ पर सुरक्षित करना, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पर्यावरण उसको साफ करती हैं, ऐसे करके बोलेगा। तो उसका उद्देश्य नहीं है, ये याद रखना है। और पृथ्वी, देखो जो भी स्टेटमेंट गलत देता है ना बहुत सफाई के साथ गलत देगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि ये गलत दे रहा है ना, तो ये चीज़ याद रखना है। और बोला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार BBNJ समझौते की कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा, है ना, कौन करेगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। जरूरी नहीं कि आप इन्वायरमेंट अगर मैगजीन पढ़ रहे हो तो मंत्रालय भी उसका इन्वायरमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होगा इसका। अगला, इन 60 देशों में अनुमोदन किए जाने के 120 दिन बाद यहाँ पर लागू होना अनिवार्य होगा, ठीक है। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किए किंतु यहाँ पर अभी तक इसका समर्थन अनुसमर्थन ये रेटिफाइड नहीं किया है, ठीक है। जो देश यहाँ पर UNCLOS के सदस्य नहीं है वे भी BBNJ के शामिल हो सकते हैं समझौते में शामिल, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पूरी बात इतनी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो याद करना है आपको। आते हैं आगे, संधि के प्रमुख स्तंभ क्या होंगे, ये तो स्तंभ तो नहीं पूछेगा आपसे, इसको हटाते हैं, हटाओ इसको भी हटाते हैं। जो इंपॉर्टेंट देखो है हम लोग सिर्फ उसकी यहाँ पर बात करेंगे जो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देख लेंगे एक बार, ये देख सकते हैं जो समुद्री आनुवंशिक अनुसंधान है ये इस खुले में संधि समझौते और इसको जो जीव हैं इसमें जीवाणु, प्रवाल, गहरे समुद्री स्पंज और इसमें प्राप्त आनुवंशिक पदार्थ में वाणिज्यिक उपयोग को लेकर वित्तीय लाभ को संदर्भ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, हटाते हैं इसको, पूरा तीनों टीच हटाते हैं, यहाँ से कुछ नहीं पूछना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, है ना, जो इन्वायरमेंट यहाँ पर इस इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है आकलन रिपोर्ट, इसको बारे में देखते हैं। ये क्या है, सीमाओं से परे क्षेत्रों से गहरे समुद्र खनन, जैसे कि यहाँ पर खुली समुद्र गतिविधियों का पर्यावरणीय आकलन करना और अंतर्राष्ट्रीय जो मानक होते हैं उसके रूप में काम करना आवश्यक होगा, ताकि यहाँ पर परिणामों को पारदर्शी रूप से समझा जा सके या साझा किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन थोड़ा सा पढ़ना है आपको, राइट। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक रिपोर्ट भी निकालता है, मतलब किसके द्वारा पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है, मतलब यहाँ पे जो पर्यावरण
जो प्रभाव आकलन है ये रिपोर्ट निकालता है। कौन सी निकालता है, वो आपको पढ़ना है रिपोर्ट कौन सी। देखो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट इंडिकेटर कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं वो मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आता रहेगा वो आप नोट भी करते रहना। संधि के अपवाद क्या है, यहाँ पे जो कोई अपवाद हो सकते हैं कि जैसे कि किसी भी युद्ध पोत, सैन्य विमान, नौसेना सहायक पोत पर लागू नहीं होगी ये बात, ठीक है। ये मत्स्यन और उनके संबंधित गतिविधि पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर गतिविधियाँ अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विनियमित होती हैं, राइट। तो ये सब याद रखना है। आगे आते हैं संधि के अपवाद, आगे देखते हैं यहाँ से। आगे देखो यहाँ पर बोला है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय जो UNCLOS है उसके बारे में पूरा यहाँ पर डीप में दे रखा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ये बोला है UNCLOS जिसे प्राय महासागरों का संविधान कहा जाता है और समुद्रों महासागरों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी। इसे 1982 में अपनाया गया और 1994 में लागू हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है। सदस्य देश अब तक इसके भारत सहित 171 सदस्य से इसका अनुसमर्थन किया हुआ है। हाल ही में 20 सितंबर 2025 को किर्गिस्तान ने इसका अनुसमर्थन किया है। ये थोड़ा हाल ही में था तो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, और तो यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा इससे। आगे देखते हैं। बस यहाँ से इतना ही पूछेगा जितना मैंने बताया आपको। आगे आपके टॉपिक के बात हैं अगले 1.3.2 आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन। बाकी मैंने MCQs में कराया, वहाँ पे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन है, उसके बारे में देखते हैं। 15वां पर सम्मेलन COP15 विक्टोरिया जो फॉल्स है जिम्बाब्वे में हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की सुरक्षा थीम के साथ यहाँ पर आयोजित किया गया था। रामसर अभिसमय की आर्द्रभूमि पर विचार करना देखते हैं यहाँ से। इसमें देखो ये तो पढ़ सकते हो, ये स्टैटिक है पूरी चीज़ें, कुछ यहाँ पर चेंज नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 1971 में हुई थी। सदस्य यहाँ पर 172 देश, भारत 1982 में शामिल हुआ था, राइट। आगे आते हैं। और एक ये अंतर सरकारी संधि है, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर भी आपको यहाँ से देखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है रामसर जो अभिसमय है उसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ तंत्र हैं, है ना, इनको देखते हैं। कुछ यहाँ पर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हैं और वेटलैंड सिटीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पर रामसर अभिसमय के अंतर्गत जो तंत्र है इसमें यहाँ पर ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क होगा। रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत निर्धारित 9 मानदंडों को कम से कम एक मानदंड पूरा करना जरूरी होगा। इन मानदंडों में प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक वेटलैंड प्रकार का प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण होगा इसका, ठीक है। संकटग्रस्त सुभेद, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों का या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदाय को प्रदान करना होगा इनको। और जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधे या जानवरों की प्रजातियों की आबादी का अनुसमर्थन करना शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देख सकते हो कि यहाँ पर इसमें क्या क्या मानदंड हैं इसके, हैं क्या क्या मानदंड है। जैसे कि यहाँ पर कि लगभग प्राकृतिक जो वेटलैंड है उसका प्रतिनिधि करना, ठीक है, और दुर्लभ अद्वितीय उदाहरण होना, और सुभेद संकटग्रस्त जीवों को लेकर के इनको रक्षा करना, सहायता करना, है ना, और जैव विविधता को लेकर बनाए रखने के लिए उनकी प्रजातियों की समर्थन करना। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर सकते हो, इनके मानदंड ये। आगे यहाँ पर इसमें बोला है सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश यूनाइटेड किंगडम UK, ठीक है। और सबसे बड़ा रामसर स्थल यहाँ पर रियो नेग्रो ब्राजील 1,20,000 किलोमीटर है, ठीक है। भारत 96 रामसर स्थल है। एशिया में सर्वाधिक यहाँ पर भारत में ही है। इंपॉर्टेंट बात है, एशिया में सर्वाधिक है भारत में, और सबसे अधिक रामसर वाला देश जो है वो यूनाइटेड किंगडम होगा। ये नहीं देखना है भारत जो आप मार दो कि सबसे अधिक जो रामसर वाला देश भारत है, नहीं, एशिया में सर्वाधिक भारत होगा, राइट। और आते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड है ये उन रामसर आर्द्रभूमि की सूची है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। भारत जो स्थल है केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक मणिपुर इसके भारत में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के स्थल है। ओडिशा में चिल्का झील को सफल संरक्षण प्रयास के बाद इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। वेटलैंड सिटी के बारे में देखते हैं। एक्रेडिटेशन, वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन, है ना, WCA, ये एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक या मानव निर्मित जो आर्द्रभूमि को संरक्षित करने वाले शहरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के कारण यहाँ पर इसमें सकारात्मक प्रचार प्राप्त होता है। 2015 से रुकवे रामसर कन्वेंशन 12 COP का यहाँ पर अनुमोदित किया था इसने। 6 वर्षों के लिए 6 मानदंडों को पूरा करने का नवीकरण किया था इसमें, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हैं, आगे देखते हैं। COP 15 है, इसके आउटकम्स दे रखे हैं, है ना, क्या इसके आउटकम्स हैं।
तो थोड़ा सा आप देख सकते हो विक्टोरिया फॉल्स घोषणा पत्र, ये एक बार रीड कर सकते हो आप। 5वीं रणनीति योजना ये क्या है, इसको रीड कर सकते हो। और भारत बर्मा रामसर पर्वत जो है पहल, इसको शुभारंभ किया, ये भी देख सकते हो। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से खुद से पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। पहला होमवर्क ये आपको चीज़ रीड करनी है, बस रीड करनी है, नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको रीड करना है इसको, ठीक है। रीड करके आप माइंड में रखना है कि क्या यहाँ पर था ये, है ना। आगे यहाँ पर है ब्रिज कार्यक्रम क्या है, लैंगिक समावेशन महिला नेतृत्व पर आधारित यहाँ पर एक अनुदान था, ये शुरुआत की गई थी ब्रिज की, ठीक है। ब्रिज को लेकर के साथ मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है एमसीक्यूज में, देख लेना एक बार। फ्रेश वाटर चैलेंज, ये द्रभूमि के संरक्षण पर चैलेंज कन्वेंशन को लेकर के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की गई है, ठीक है, वाटर फ्रेश चैलेंज को लेकर के। और वैश्विक पक्षी अनुमान साझेदारी, ये आपको बढ़ना है। भारत का योगदान क्या है, भारत का योगदान जो है, भारत द्वारा आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर के संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देना, इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और मिशन लाइफ जो है, इसके अनुरूप इसे स्वीकार करके पारित किया गया था। मिशन लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करीब साल भर से न्यूज़ में चल रहा है ना। और एक एक चीज़ अलग अलग ला के यहाँ पर, मतलब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है मिशन लाइफ के तहत यहाँ पर। तो आपको मिशन लाइफ पूरा पढ़ना है। और मिशन लाइफ मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है, एमसीक्यूज भी कराया, और यहाँ पर करंट के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए थे वहाँ पे मैंने मिशन लाइफ को कराया, काफ़ी ज़्यादा जगह कराया मैंने भी इसको। तो इसको थोड़ा सा डीप में रीड करना है, ठीक है। और ये आपको टॉपिक खुद से पढ़ना है, भारत का योगदान इसमें क्या है ना, क्या क्या, जैसे कि यहाँ पर प्रस्ताव की आर्द्रभूमि की सहायता प्रदान करना, और सामाजिक स्तर पर पर्यावरण हितैषी। अगर यह पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है तो आपको पॉइंट 4 से 5 पूरे नहीं नोट करने हैं, 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे पूरे के, वो आपको नोट करने हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो कुछ स्टेटमेंट देकर के घुमाएगा, वो कुछ स्टेटमेंट आपको यहाँ से याद रखना है करंट से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड एक्रीडेशन सम्मानित यहाँ पर किया गया था, उदयपुर और इंदौर को। तो यहाँ पर उदयपुर के बारे में कुछ देख सकते हो, इंदौर के बारे में कुछ देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। उदयपुर वाला इंदौर में दे सकता है, इंदौर वाला उदयपुर में दे सकता है। तो ये चीज़ करके आप अपना थोड़ा सा नोट्स नोट कर सकते हो, पूरे नोट्स नहीं बनाने इसके। आगे आते हैं, टॉपिक है 1.2 3.2.1 रामसर स्थल है। भारत में जो रामसर स्थल कौन कौन से देखते हैं इसमें। एक तो देखो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसकी बात मैंने यहाँ पर की है, खीचन आर्द्रभूमि राजस्थान, है ना, ये आपको रीड करना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए उन टॉपिक को आपको पॉइंट को खुद से रीड करना है, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स राजस्थान, ये भी आपको यहाँ पर रीड करना है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्वेत पट्टे वाला यहाँ पर गिद्ध जो होता है, और यहाँ पर लॉन्ग विल्ड वल्चर जिक्स इंडिकस जैसे यहाँ पर प्रजाति पाई जाती है ना। और यहाँ पर ये 3 तालाबों ब्रह्मा तालाब, धारण तालाब और खरोदा तालाब जो बने ताजे जल का मानसूनी अधिकतर परिसर होगी। क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बनेगा मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के बारे में विचार करना है। ये बोलेगा इसकी स्थिति उत्तरी थार रेगिस्तान और फरोदी जिला राजस्थान में होगा, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अवस्थिति खेरौंदा गांव उदयपुर जिला है, ठीक है, फलोदी जिला नहीं है। सेकेंड बात बोलेगा ये 3 तालाबों ब्रह्म तालाब, धारण तालाब और खरोदा तालाब से बना है ताजे जल का मानसूनी आर्द्रभूमि परिसर होगा, तो बात करेक्ट हो जाएगी क्योंकि दे रहा है। तीसरी बात बोलेगा यहाँ पाए जाने वाले कुछ पक्षी प्रजातियों में वल्नरेबल सुभेद, जैसे कि यहाँ पर सुवेद पुट्ठी वाला यहाँ पर गिद्ध, है ना, ऐसे करके बोलेगा। तो क्या होगा, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, मैंने क्या बताई थी, वल्नरेबल, ये सुभेद बताई थी। तो ये चीज़ याद रखनी है, कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है आपको, ठीक है, इस टाइप से आपको पढ़ना है। आगे यहाँ पर है गोकुर झील या गोकुल झील जलाशय बिहार, अवस्थिति बिहार, 3 ही पॉइंट यहाँ पर इसके दिए हुए। और उदयपुर झील नहीं पढ़ना है आपको। गोगा बिल बिहार जो है ये भी आपको यहाँ से रीड करना है, इसके बारे में मैंने बताया भी क्वेश्चन में। और कोपरा जलाशय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो जितने भी यहाँ पर बता रहा हूँ हाईलाइट किए हैं, ये सब इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ में थे, है ना, इंडियन एक्सप्रेस में थे, डाउन टू अर्थ न्यूज़ आती है मैगजीन। अगर पढ़ते हो आप, फिलहाल नहीं पढ़ते हो क्योंकि इतना टाइम कहाँ मिलता है पढ़ने का, है ना। तो मैं भी समझता हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ तो समझता हूँ चीज़ें कहाँ पर इतना समय नहीं मिल पाता है, राइट। फिर भी मैंने मैगजीन काफ़ी ज़्यादा मैगजीन यहाँ पर ले रखी है, डाउन टू अर्थ ले रखी है। जो यहाँ पर भी इन्वायरमेंट की एक रिपोर्ट आती है, 1 साल में एक बार पब्लिश होती है, वो भी फरवरी में आने वाली है, फरवरी लास्ट तक, ठीक है। तो उसकी भी लेकर के मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इन्वायरमेंट के कराऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो ये आपका कोपरा जलाशय है ना, ये करना है। तो इतने आपको करने हैं, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, मैंने आपको समझाया ऊपर किस टाइप से करना है, ठीक है, उतना करना है। पूरे नोट्स नहीं बनाने, जैसे कि यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ। कोपरा जलाशय आपने लिखा, कोपरा जलाशय की लिखोगे ऐसे करके बनाओगे, अवस्थिति में कहाँ पर है ऐसा। और जलाशय कौन सा है, महानदी ऊपरी जलाशय में स्थित है ये, ठीक है। और इसका ये कहाँ तक विस्तृत है,
विस्तृत कहाँ तक है, तो यहाँ पर विस्तृत वाला एरिया लिखोगे ऐसे करके। ऐसे नोट में नहीं बना के लिखना, लिखने वाला आपको फिगर टाइप ड्रॉ करके ही सब पूरे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आगे आते हैं सुर्खी मरई अन्य यहाँ पर और भूमियाँ, जैसे कि यहाँ पर वेमनाट झील, वेमनाट लेक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थी अभी, यहाँ पर ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हाल ही रिपोर्ट में पाया गया कि यहाँ पर 1917 और 1990 के बीच इसकी 27% क्षेत्रफल में संकुचित हो गया है, और ये केरल का सबसे बड़ा खारे पानी का आर्द्रभूमि उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र होगा। शीतकालीन महीनों में यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जलापक्षी आबादी का श्रेय प्रदान करती है। वेमनाट कोल रामसर स्थल पथिरामनाल द्वीप थन्नीमुक्कम खारे जल का अवरोध झील पर अवस्थित है ना। तो इसको थोड़ा सा देखना। डल झील आपसे नहीं पूछेगा कि यहाँ पर अभी प्रथम जो खेलो इंडिया था ये आयोजन किया गया था। डल झील आपने पढ़ रखा होगा ज्योग्राफी को लेकर के, है ना। तो डल झील के बारे में पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से देशों से यहाँ पर मतलब कौन कौन से देश में जिलों में लेकर के जल प्रवाहित होता है ना, कौन कौन से जो शामिल हैं, कहाँ कहाँ पर व्यतीत है, ऐसे करके जो ज्योग्राफी एरिया है वो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में डल झील न्यूज़ में थी ना, तो यहाँ पर ज्योग्राफी क्वेश्चन पूरा घुमा देगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर पहला खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया गया था, है ना। यहाँ पर प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है जिसमें यहाँ पर एक तैरते हुए उद्यान बागवान शामिल है, जैसे कि ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नहीं पढ़ना है। एक यहाँ पर आरह जो नदी है इसका ये होता है, तो 2 पॉइंट इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, है ना। यहाँ इसको पढ़ सकते हो। बाकी डल झील के बारे में ज्योग्राफिकल एरिया आपको पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। देखो जो पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे एक बार मेरे को मैसेज करो कि सर जो पॉइंट मुझे नहीं समझ आ रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन उसी चीज़ का मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे भी, ठीक है। एक बात और, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेली टारगेट, राइट। तो अभी मैंने 20 फरवरी से सोचा था स्टार्ट करने के लिए, मैंने किसी को बताया भी था कॉल पे। हाँ, तो यहाँ पर 20 फरवरी से कोशिश, मतलब 20 फरवरी से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि कल 20 फरवरी है, सॉरी 20 जनवरी कल, है ना। तो मैंने सोचा था 20 जनवरी से स्टार्ट करूँ, फरवरी नहीं 20 जनवरी से, लेकिन इसको स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी से अब, है ना। थोड़ा सा 10 दिन और डिले करते हैं, 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे पूरा, और ये 3 मंथ तक हम लोग करेंगे। 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, फरवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल पूरा। मई से सिर्फ हम लोग रिवीजन रखेंगे, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर जरा टाइम न लेते हुए। प्रवाल विरंजन ये क्या है? देखो प्रवाल विरंजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड स्तर पर प्रवाल विरंजन की घटनाएं देखी गई थी, जिसमें 2023 में शुरू ही चौथी व्यापक प्रवाल विरंजन शामिल थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो कोरल मूंगा प्रवाल का अकशेरुकी, है ना, अकशेरुकी जीव होते हैं जो निटारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित होती हैं। प्रवाल भित्तियाँ हार्ड कोरल के पॉलिप्स बनती हैं, जिससे यहाँ पर जूनजेथले नामक सूक्ष्म जो शैवाल होता है उसके सजीवी संबंध से स्थापित होती है। उन्हें शैवाल विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आमतौर पर इन्हें हार्ड कोरल या सॉफ्ट कोरल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हार्ड कोरल भित्ति रीफ निर्माणकारी प्रवाल होते हैं और इनके चट्टान अस्थिर और पंजर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लो। कोरल रीफ के प्रकार क्या होते हैं? फ्रीजिंग रीफ, यहाँ पर किनारे जुड़ी होती हैं, और बेरिड रीफ लेगून द्वारा तट से पृथक, और एटोल रीफ के बीच यहाँ पर वलयाकार रीफ होती हैं, ठीक है। हार्ड कोरल रीफ के बारे में आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। आगे है प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियाँ क्या होती हैं? 23 से 29 डिग्री के लिए यहाँ पर इनका टेम्परेचर होना चाहिए। ये लवणी यहाँ पर PPT साफ और उथला समुद्री जल स्थिर होना चाहिए। तापमान प्रचुर मात्रा में सूर्य प्रकाश होना चाहिए, ठीक है। साफ और उथला समुद्री जल, ये याद रखना है। आपसे बोलेगा कि ये साफ और गंदे दोनों पानी में रह सकते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा? ठीक है, ये सिर्फ साफ और उथले जल में होता है, और स्थिर तापमान और प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश। की पॉइंट आपको पकड़ना है, स्थिर बोला है, स्थिर तापमान, है ना कि यहाँ पर कभी 3 डिग्री हो गया, कभी यहाँ पर जैसे दिल्ली है अभी 3 डिग्री 2 डिग्री यहाँ पर पहुँच जा रहा है ना। तो क्या है अभी गर्मी में 50 डिग्री, तो ये नहीं चाहिए इनको। 3 डिग्री 50 डिग्री काफ़ी अंतर है, मतलब स्थिर तापमान हो सकता है। चलो यहाँ पर अगर 25 डिग्री है, जैसे मुंबई का तापमान है, ठीक है, मुंबई जैसे सिटी का, जैसे कि यहाँ पर 26-27 है ना, तो शाम तक 20-22, मतलब उसी रेंज में रहना, इतना डिफरेंस चल सकता है इसमें। स्थिर तापमान का मतलब ये होगा। स्थिर तापमान मतलब ये नहीं कि 25 है तो 25 ही बना रहे, ऐसा कोई यहाँ पर वेदर नहीं कि 25 है तो 25 ही बना रहेगा, है ना, याद रखना है। प्रवाल यहाँ पर है, उसमें भित्तियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा यहाँ पर है। लक्षद्वीप की खाड़ी, गुजरात, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी यहाँ पर पैमाने पर छोटे पैमाने देखी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो भारत में प्रवाल भित्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये नोट कर सकते हो, ठीक है। इन सभी के नोट्स बनाओगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ पॉइंट। कोशिश करो नोट्स हमेशा फिगर पॉइंट में बनाओ। जैसे यहाँ पर भारत में प्रवाल भित्तियाँ लिखोगे, भारत में प्रवाल भित्तियाँ ऐसे करके डायग्राम बना के ऐसे दिखा दो, लिखना नहीं है, ठीक है। लिखने से बचो। अगर आपको नोट्स माइंड मैप की तरह तैयार करना है और पेपर में याद रहे तो आप लिखने से बचो, ठीक है। प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या होगा?
प्रवाल भित्तियों के जो महत्व हैं, जैसे कि यहाँ पर इनमें लगभग 25% समुद्री जीवन का पोषण करने वाले उच्च जैविक विविधता उत्पादकता होती है। इसी वजह से यहाँ पर इसमें अक्सर समुद्री वर्षावन इसे कहा जाता है। ठीक है, आपसे बोलेगा कि प्रवाल भित्तियों को समुद्री वर्षावन क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा, आपसे 4 स्टेटमेंट देगा कि प्रवाल भित्तियों को जो महत्व होता है इसको समुद्री वर्षावन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें लगभग 25% समुद्री जीवन का पोषण करने वाली उच्च जैव विविधता का उत्पादकता होती है, इस वजह से इन्हें कहते हैं, है ना। या बोल देगा कि प्रवाल भित्तियों को इसलिए समुद्री वर्षावन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाल पाए जाते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर इस किनारे पर वर्षा होती रहती है ना, ऐसे करके बोल सकता है। तो घूमना नहीं है क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये तूफान या प्रभाव की गति को कम कर सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। ये पर्यटन को बढ़ावा भी देता है, इससे बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को। प्रवाल भित्ति से जब पर्यटन अगर ये प्रवाल भित्तियाँ होगी तो इससे क्या होगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। ये कार्बन सिंक के रूप में भी काम करेंगे। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा महत्व प्रवाल भित्ति को नहीं बताता है, जैसे कि एक दे देगा ये कार्बन सिंक के रूप में काम करेंगी, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और ये तूफान के प्रभाव की गति को और तेज कर देंगी, तो गलत हो जाएगा, कम करती हैं ये, है ना। यहाँ पर फिलहाल ठीक लिखा है, मैं आपको स्टेटमेंट घुमा के बता रहा हूँ, है ना, याद रखना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। कोरल संरक्षण प्रौद्योगिकी यहाँ पर है, ये तो नहीं पूछेगा, ये इसको हटाते हैं। यहाँ पर है प्रवाल भित्ति कोरल रीफ का विवरण। इसमें देखो वैश्विक स्तर पर क्या है, प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अवस्थित हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रवाल भित्तियों के बारे में विचार करना है फिर से, है ना। देखते हैं इसको, ये बोलेगा वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय दोनों समुद्री जगह पर पाई जाती हैं, है ना। या फिर बोल देगा सिर्फ उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, या सिर्फ शीतोष्णकटिबंधीय दे देगा, है ना। अगर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सिर्फ देता है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ गलती करेगा। अगर उष्णकटिबंधीय दे दिया, ये बोलेगा कि यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय जो नदियों में पाई जाती हैं, है ना, समुद्री क्षेत्रों में इनको कम देखा जाता है। ये समुद्र के किनारे पर कम जगह पर पाई जाती हैं, लेकिन नदियों पर ज़्यादा मात्रा में देखी जाती हैं, तो गलत होगा। ठीक है, की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये विश्व के 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ यहाँ पर बोलेगा इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस होगा। ठीक है, सीरियल से याद करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, फिर इंडोनेशिया में, फिर फिलीपींस में, क्योंकि सीरियल से यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। और भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक सबसे बड़ा क्षेत्र है, और लक्षद्वीप की खाड़ी गुजरात, है ना, और मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मालवण महाराष्ट्र में सब लघु स्तर में पाई जाती है। आगे आते हैं, इतनी बात यहाँ से आपको कवर करनी है। कोरल ट्रायंगल ये क्या है, कोरल जो ट्रायंगल इसके बारे में एक बार देख सकते हो। कोरल ट्रायंगल क्या है ना, 3 यहाँ पर इसमें कंट्री यहाँ पर है। ये कोरल ट्रायंगल समुद्रों का अमेजन, ये क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक समुद्री जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कंट्री कौन कौन से कोरल है वो देख सकते हो कोरल ट्रायंगल पे। एक बार गूगल करो, जस्ट अभी यहाँ देखते देखते इसको पॉज करो वीडियो को, गूगल करो कोरल ट्रायंगल, जो 3 देश इसके हैं सटे हुए वो यहाँ पे लिख लो और यहाँ पर पॉइंट कर लो, चीज़ें सही यहीं कहीं खत्म करो। ठीक है, आगे आपको जाकर वेट करो कि हाँ मैं कहाँ ढूंढूँ इसको, नहीं, सीधे से लो और सीधे से स्टार्ट करके वहीं पे अपना पॉइंट नोट करो इसको। मैगजीन अगर आपके पास है तो ठीक है, कोशिश करो मैगजीन का पेन निकालो, ज़्यादा महंगी नहीं है ना। ये करीब कितना पेज होगा, 130-140 पेज होगा, 100 रुपये तक में निकल जानी चाहिए, 100 के अंदर में ही, है ना। मार्केट में आप तो फिलहाल करीब 60-65 रुपये की है, राइट। तो इसको निकालो और इसके अकॉर्डिंग देखो, ये नहीं सोचो कि आप मैगजीन निकालूँ तो मैं नोट्स बनाऊँ, या मैगजीन नहीं, मैगजीन अगर निकाल लो तो इसका साइड में की पॉइंट नोट करते चलो, या आप A4 पेपर लेके रखे हो तो A4 पेपर अगर लेके रखे हो तो मैगजीन के साथ में इसको कवर कर सकते हो, है ना। बिना मैगजीन के इसको नहीं कवर कर सकते हो, कोशिश करो मैगजीन निकालने की, नहीं अगर है प्रॉब्लम है तो नोट्स बनाओ, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा बनाने में फिर नोट्स को। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, मेरे हिसाब से आप मैगजीन आप प्रिंट निकाल लो इसका। दिल्ली या NCR सिटी में रहते हो तो मार्केट से ही परचेस कर लो, या कोरियर करा सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूंगा, वहाँ से कोरियर करा लो। कुछ मैगजीन या कुछ टेस्ट पेपर करा सकते हो तो आपका 1 kg के हिसाब से आपको कोरियर हो जाएगा वो। आगे आते हैं, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र संधारणी जलीकृषि, इसको लेकर के सेम जिसको ये भी जो एक प्रोग्राम है ये, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र संधारणी जलीकृषि जिसको सेम बोलते हैं, सेम एक यहाँ पर बहुहितधारक भागीदारी MSP पहल है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु झींगे की व्यापार में रूपांतरणकारी प्रक्रियाओं को मजबूत करना होगा, पहली बात। दूसरा, सुंदरबन का लक्ष्य यहाँ पर एक मजबूत परितंत्र को बनाना और इसके बारे में खारे जल
में जो जलीय कृषि है उसकी एक मानक प्रक्रिया को विकसित करना। और वित्त पोषण क्या होगा, इनका वित्त पोषण जो होगा ये ग्लोबल नेचर फंड GNF द्वारा नेचुरल EV और मर्सिडीज बेंच जो है उसके सहयोग से यहाँ पर वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है, और ये समेकित मैंग्रोव जलीय कृषि है जो इसको क्रियान्वित करती है और इसका उद्देश्य होगा बिना किसी अतिरिक्त आहार के कम घनत्व स्टॉकिंग व्यापार संबंधन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र संधारणीय जलीय कृषि के बारे में विचार करना है। पहली बात ये बोलेगा कि यहाँ पर ये एक बहुहितधारक भागीदारी है। पहले इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया, या बोलेगा इसका उद्देश्य है कि एशिया के मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना। एशिया में बोलेगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, दक्षिण एशिया की बात कर रहा है। एक बात, दूसरी बात यहाँ से ये बोलेगा इसमें झींगे के व्यापार के लिए रूपांतरण प्रक्रियाओं को मजबूत करना होगा। झींगे के साथ साथ यहाँ पर बोलेगा कि जो और भी किसी के नाम ले लेगा, है ना, झींगे के साथ मूंगा बोल देगा, है ना, और यहाँ पर जो बोल देगा आपका सीप बोल देगा, ऐसे करके और नाम ले लेगा। इनका संरक्षण करना बल्कि गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर झींगे की बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे गलत हो सकता है। और सुंदरवन में सेम लक्ष्य का एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बढ़ाना। ठीक है, इसके तहत खारे जल के जलीय कृषि के लिए एक मानक प्रक्रिया को विकसित करना। ये बात बोल देगा तो ये बात सही हो जाएगी। और बोलेगा इसका जो वित्त पोषण होगा ये वित्त पोषण इसका मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण के द्वारा की जाएगी। और या फिर बोल देगा कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पर ग्लोबल नेचर फंड इसको वित्त पोषण करेगा। तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर मर्सिडीज बेंच और यहाँ पर ग्लोबल नेचर फंड करेगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आते हैं, मैंग्रोव और उनका महत्व क्या होगा। देखो मैंग्रोव लवण जो होते हैं ये सहिष्णु पादप जो समुदाय हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, दोनों जगह पाए जाएंगे। और उर्वर्षा वन यहाँ पर जो होता है उच्च वर्षा वन होता है 1000 से 3000 मिलीमीटर के बीच MM के बीच। जो उच्च तापमान इनका 26 डिग्री से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। अभी मैंने बताया ना ऊपर क्यों बोला था कि ऊपर स्थिर तापमान मतलब यही होता है 26 से 35, है ना, 35 34 30 28 29 26, मतलब इतने के लेवल में ही रहना, इसको यहाँ पर बोल सकते हैं इस तरह से स्थिर तापमान। ठीक है, तो स्थिर तापमान भी यहाँ पर दे सकता है तो आप करेक्ट मारोगे। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर अगर 20 से 26 डिग्री तक 27 डिग्री तक हो रहा है तो ये स्थिर तापमान एक तरह से, फिर वापस इसी में आ जाएगा, फिर ये उधर चला जाएगा, है ना। तो एक तरह से मुंबई जैसी जो सिटी यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होते हैं, है ना। अब कहते हैं विशेषताएं क्या होती हैं, विशिष्ट जड़ तंत्र, जैसे कि यहाँ पर श्वसन जड़ें और यहाँ पर प्रॉप स्टिल जड़ें होती हैं। ये जरायुज बीच मृत पौधे रहते हैं और अंकुरित हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो पूछ सकता है कि मैंग्रोव है इनका ये तापमान कितना होता है, आवश्यक होता है। और यहाँ पर ये बोलेगा ये उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय करके घुमा देगा आपको, है ना। मिलीमीटर वर्षा याद रखना है। विशेषताएं क्या, जैसे कि इस विशेषताएं ये आपको याद रखना है। महत्व क्या होगा इसका, महत्व होगा कि मैंग्रोव को प्रकृति का कार्बन भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर समानता उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में प्रति एकड़ 7.5 से 10 गुना अधिक यहाँ पर कार्बन संचित करते हैं ये। ठीक है, मैंग्रोव को प्रकृति का भंडार क्यों कहा जाता है, स्टेटमेंट दे देगा क्योंकि यहाँ बोलेगा कि प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। हमारी जो जितने भी मतलब दलदली एरिया है वहाँ पर मैंग्रोव की ज़्यादा उत्पन्न से होने से कारण यहाँ पर इसको प्रकृति कार्बन का प्रतीक कहा जाता है। ऐसे करके बोल देगा, दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में 7.5 से 10 एकड़ तक कार्बन संचित करते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको करेक्ट हो जो बता रहा हूँ, ये दोनों बातें गलत है जो बता रहा हूँ, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकता है। उष्णकटिबंधीय तटों के साथ मछलियों के केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों के लिए यहाँ पर प्रजनन पालन पोषण और यहाँ पर पर्यावास प्रदान करेंगे ये। ठीक है, प्रकृति की किडनी की तरह यहाँ पर भी काम करेंगे, क्योंकि तलछट और प्रदूषकों को फिल्टर करते हैं ये बोलेगा कि मैंग्रोव जो है ये प्रकृति की किडनी को किस तरह काम करेगा, या मैंग्रोव को प्रकृति की किडनी की तरह काम करने के लिए क्यों कहा जाता है, ये क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तलछट और प्रदूषण को फिल्टर करता है ये। इंपॉर्टेंट बात है। चरम मौसमी घटनाओं को कैसे यहाँ पर तूफानी लहरों से सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, कटाव को रोकेगा। और उदाहरण दे रखा है कि सुंदरवन का मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में संधारणीय जलीय कृषि मॉडल जो एकीकृत मैंग्रोव जलीय कृषि को व्यवहारिक रूप से लागू करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे भारत में वन स्त्री बोर्ड 2023 ISFR के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव जो है उसका क्षेत्रफल 4991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15 है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर कराए हैं। देखो जो भी क्वेश्चन पेपर कराएं वो क्वेश्चन पेपर ये करने के साथ साथ आप क्या करो, जैसे PT 365 आप कर रहे हो इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने UKT के टेस्ट पेपर कराए इन्वायरमेंट के, है ना। आप जाके देखो, मैं एक बार आज लिस्ट भी डाल दूंगा चैनल पर कि कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर
किस किस के सब्जेक्ट के थे। तो आपको जितने भी इन्वायरमेंट के पेपर थे आपको सॉल्व करने हैं। करीब मैंने इन्वायरमेंट के 3 से 4 पेपर कराए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ों से ढूंढ के इन्वायरमेंट के कराएं, करंट को लेकर के, करंट भी कराएं, स्टैटिक भी कराएं, है ना। तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और जैसे कि मैं इकोनॉमिक कराऊंगा PT 365, तो इकोनॉमिक के एक पेपर आपको सॉल्व करने हैं। मतलब उस दिन आपको पूरा इतनी चीज़ें कवर करनी है कि एक भी चीज़ आपको यहाँ से बचनी नहीं चाहिए, है ना। PT 365 जितना मैं करा रहा हूँ, ये नहीं कि आप मैंने इतना कराया उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया और आगे करते चले जा रहे हैं। ठीक है, करते हो, आपको टाइम मिला तो कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग करा रहा हूँ कि यहाँ पे जितना, जैसे एक दिन में 1 घंटे में करा रहा हूँ। ठीक है, एक जो हमारा माइंड है पढ़ने का थोड़ा सा जो रहता है कि जो ऑब्जॉर्व कर सकता है चीज़ें, मैक्सिमम 1 घंटा, है ना, उतनी चीज़ें करो। उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, उसके बाद अपने टेस्ट पेपर उठाओ इन्वायरमेंट के, और यहीं से जो टॉपिक थे वो मैंने आपको जो वर्क दिया करने का वो वर्क करो, और इन्वायरमेंट के टेस्ट पेपर उठाओ, उनको एनालाइज करो कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन और इनसे फ्रेम हो सकता है ना, यहाँ पे क्या PT 365 में नहीं दिया है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। ठीक है, ये नहीं कि आपने अभी उठाया 1 घंटे चल रहा है, दूसरे में गए, हाँ ये वीडियो चल रहा है, चौथे में पूरे दिन वीडियो देखते रहे, यूट्यूब करते रहे, लास्ट में क्या मिला, कोई क्वेश्चन पूछा तो आता नहीं है। ये नहीं करना है आपको, पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, कम टाइम में ज़रा चीज़ों को कवर करना है। आते हैं यहाँ पे, देखो खुद से इसको कवर कर लेना है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ी हैं। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर जिसमें से दे रखा है द्वीप संरक्षण क्षेत्र, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके तहत यहाँ पर ये जारी की गई थी। तो देखो ये क्या करना है, इसके की पॉइंट आपको पढ़ने में बता देता हूँ कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर इसके तटीय विमान क्षेत्र क्या है ये पढ़ना है। आप लिखोगे हेडिंग द्वीप संरक्षण क्षेत्र, है ना, उसमें आपको इसे पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत यहाँ पर अधिसूचित किया गया। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके विनियमन में क्या क्या शामिल है, एक पॉइंट ये, ठीक है, एक पॉइंट ये, और 2 पॉइंट ये नीचे, ये चारों पॉइंट यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट है। ये आप क्या लिखोगे यहाँ पर, द्वीप संरक्षण क्षेत्र, जिसमें से आप लिखोगे ये बात, ठीक है। और ये इसके अंतर्गत ये मैं क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, द्वीप संरक्षण क्षेत्र जो IPZ है, इसके बारे में विचार करना है। ये बोलेगा ये एक तटीय विनियमन क्षेत्र होता है और जो भारत की मुख्य भूमि और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बात बोला है, सेकंड कथन यहाँ से ये बोला कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अधिसूचित किया गया था, गलत हो जाएगी क्योंकि 86 के तहत है। तीसरी बात है, इसमें मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान, यहाँ पर इसमें हाँ यह बोलेगा इसमें कि इसमें यहाँ पर ये दक्षिणी अंडमान तक ही सीमित है, जिसमें यहाँ पर लघु अंडमान और मध्य अंडमान को इसमें जो तटीय क्षेत्र है इसमें नहीं शामिल किए गए। तो ऐसा करके बोलेगा, तो बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और एकीकृत द्वीप योजनाएं जो थी, जो अंडमान निकोबार अन्य द्वीपों के लक्षद्वीप समय यहाँ पर देश को लागू होती है। तो 3-4 पॉइंट बना के आपको आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे यहाँ पे देखो जितने टॉपिक है, इस वाले टॉपिक में मैं क्वेश्चन बना के आपको पूरा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र वन मंच, भारत में न्यूयॉर्क में आयोजित यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वन मंच है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र वन मंच है UNFF, इसके बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक जो परिषद है उसके संकल्प द्वारा की गई थी। पहली बात करेक्ट हो जाएगी, सही लिखा है यहाँ पर। दूसरा, इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर सभी वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक जो प्रतिबद्धता उसको सुनिश्चित करना, सही हो जाएगी। इसकी सदस्यता में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल होंगे, ये बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात ये, और भारत ने न्यूयॉर्क में आयोजित राष्ट्र वन मंच जो है इसके 20वें सत्र में भाग लिया था और संयुक्त राष्ट्र के लिए रणनीतिक योजना 2017 से 2020 से 2030 तक प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यहाँ से घुमा देगा स्टेटमेंट, है ना, 20 से नहीं बल्कि 17 से 30, बाकी चारों बातें ऐसे करके आपको क्वेश्चन बना के लिख लेना है। आगे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस है UNOC3, इसके बारे में विचार करें। पहला स्टेटमेंट है ये पहला UNOC सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था और दूसरा यहाँ पर 2025 में आयोजित किया गया है, तो क्या गलत हो जाएगा, दूसरा 2022 में किया गया। सेकंड बात क्या पूछेगा, सेकंड बात बोलेगा कि यहाँ पर ये प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम की और कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई है। सेकंड बात यहाँ से सही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दे रहा है पॉइंट ये। ठीक है, तीसरा है पॉइंट देगा कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 उद्देश्य के महासागर से जुड़े समुद्री समाधान के लिए करके यहाँ पर संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करेगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है। तो 3 पॉइंट से लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में विचार करना है। यहाँ पर बोलेगा भारत में कुल ब्लू फ्लैग के तहत यहाँ पर 18 समुद्र तट है और सर्वाधिक यहाँ पर
मध्य प्रदेश में होंगे, तो गलत हो जाएगा, सर्वाधिक महाराष्ट्र में। सेकेंड, इसका जो प्रमाणन कार्यक्रम होगा, इसमें यहाँ पर सुगमता शिक्षा, पर्यावरण प्रदर्शन, जिम्मेदार व्यवहार, सुरक्षा सेवाएं, हितधारक सहभागिता, ये सब इसमें शामिल होंगी, है ना, बात सही हो जाएगी। ब्लू फ्लैग प्रमाण जो प्रारंभ है, इसकी शुरुआत 1885 में हुई थी, बात सही है। और बोलेगा इसे प्रदान करने वाली संस्था, ये प्रमाणन डेनमार्क में स्थित गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रति 2 वर्ष में प्रदान की जाती है ना। तो क्या गलत है, क्योंकि प्रति 2 वर्ष नहीं, प्रति वर्ष होगा। तो कैसे क्या क्वेश्चन गलत हो सकता है, अपने माइंड को सेट करना है यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं, देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन के हिसाब से नोट में अपना नोट कर लो, काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि हर चीज़ कवर कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर बताऊंगा मैं, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको क्या बताया, प्रति 1 वर्ष में, तो यहाँ पर 1 वर्ष लिख करके आप इसको सही कर दो, 2 वर्ष वाला लिख करके यहाँ पर गलत कर दो, 2 वर्ष नहीं होगा, छोटा छोटा साइड में लिख दो, ऐसा है ना। आगे है पहल प्रकृति पुनर्बहाली हेतु नवाचारी निगरानी। वैसे मैं आपको पढ़ने के लिए देता, लेकिन मैं खुद ही आप क्वेश्चन बना के समझा दे रहा हूँ आपको, फिर भी एक बार रीड करोगे आप, जो क्वेश्चन बना के ही रीड करोगे, है ना। देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि जो पहल है, वैसे पूछिएगा नहीं, मैं करा देता हूँ इसको भी। ये बोला है कि यहाँ पर प्रकृति पुनर्बहाली हेतु नवाचारी निगरानी को तीव्र करने की पहल, इसमें बोला है कि वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत यहाँ पर लक्ष्य 2 में से उल्लिखित किया गया है, और 2030 तक इसे कम से कम 30% खराब परिस्थिति तंत्र को पुनर्स्थापन करने के लिए काम करेगा। पहली बात सही हो जाएगी। सेकंड बात बोलेगा किसका उद्देश्य होगा, जो वैश्विक परिस्थिति तंत्र है उसको पुनर्प्रयास की निगरानी करना और रिपोर्टिंग की सुधार करना। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ये कार्यक्रम जो होगा, ये प्रकृति और पुनर्स्थापन की निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए काम करेगा। तीसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसका आरंभ जो होगा, ये बोलेगा खाद्य एवं कृषि जो संगठन है, ये पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल एक्सप्लोरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर के तहत पहल के तहत शुरू किया गया था। ये बस ये चारों बातें सही है, आप नोट कर सकते हो सबको, ठीक है। एक बात तो भूल ही गया मैं, जो गलत करनी चाहिए। ये पहल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2035 तक कम से कम 30% खराब पारिस्थितिक तंत्र को यहाँ पर जो पुनर्स्थापन के लिए तकनीकी को लेकर के विकास को काम करके उठाना, तो यहाँ पर 2030 याद रखना है, ठीक है। 30% खराब है, यहाँ बोल सकता है 40% है ना, ऐसे करके बोलेगा, या 50% से अधिक बोल देगा, है ना। आगे सेंट्रल एशियन मैमल्स, एशियन मैमल्स जो है, ये क्या होगा, देखो यहाँ पर है सेंट्रल एशियन मैमल्स जो है, इसमें 2014 वन्यजीव प्रवासी जो प्रजाति हैं उसके संरक्षण कन्वेंशन के लिए यहाँ पर 11 पक्षकारों में CMS COP11 शुरू किया गया था, और मध्य एशिया में यहाँ पर अंतर्गत साइगा, बुखारा हिरण जैसी 17 स्तनधारी जो प्रजातियां वो संरक्षण के लिए एक साथ सामने आई हैं। तो थोड़ा सा रीड कर सकते हो इसको, है ना। आगे एशियन मैमल्स यहाँ पर है, उद्देश्य यहाँ पर एशिया में 17 प्रमुख प्रवासी पर स्तनपायी जो पाई प्रजातियां, इसका संरक्षण प्रयास समन्वय करना, है ना। ये ब्लू पिंक गिल और यहाँ पर शटल कॉक मशरूम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तेलंगाना में वनों को लेकर एक ब्लू पिकलिंग को मशरूम यहाँ पर देखे गए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ब्लू पिकलिंग और शटलकॉक मशरूम के बारे में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। ये बोलेगा इसे कवल टाइगर रिजर्व में यहाँ पर दर्ज किया गया था, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। दूसरा, इसे पूर्वी घाट की पुष्टि की गई थी और साइटिंग में इसका ज्ञात विस्तार श्रेणी पश्चिमी घाट और भारत के और आगे बढ़ गया है, पूर्वी घाट तक पहुंच गया है ना। तो गलत हो जाएगा, पूर्वी घाट का यहाँ पर नाम नहीं लिया है, ठीक है। इसके यहाँ पर अड़ी तिरछी जालीदार संरचना बीजाणुओं को जो वायु छोड़ने में सहायक होती हैं, ठीक है, ये बात करेक्ट हो जाएगी। और इसी कदम्बा फॉरेस्ट और कागज नगर जल प्रभाग वन प्रभाग की जो वन क्षेत्र उसमें यहाँ पर देखा गया था, और मानसूनी प्रभाव में समृद्ध कवक विविधता के लिए प्रसिद्ध होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो नीला रंग होता है, ये एजुलिन नामक वर्णक से प्राप्त होता है। एजुलिन वर्णक कवकों या फंजाई में दुर्लभ होता है, किंतु पुष्पों और पादपों में समान रूप से पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। और न्यूजीलैंड की देशज प्रजाति है। ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकता है आपको, सब मैंने पॉइंट बता दिए, पॉइंट हिसाब से आपको लिखना है इसको, ठीक है। आगे एवी लिस्ट क्या है, एवी लिस्ट जो है प्रवासी जो पक्षी होते हैं, पक्षियों को लेकर के यहाँ पर सहायता करना, ठीक है। और उनकी एकीकृत जो वैश्विक चेक लिस्ट है, एवी लिस्ट इसकी लाइव हो गई है, और ये विश्व के जो पक्षी हैं उसके सभी वर्तमान प्रामाणिक यहाँ पर वर्गीकरण प्रदान करेगा इसका।
और यहाँ पर सहयोगात्मक वैश्विक प्रयास होगा। ठीक है, तो रीड कर सकते हो, सिर्फ आप नोट्स नहीं बनाना है, इसको आपको रीड करना है क्या है एवी लिस्ट, राइट। अगर नोट भी करना है पॉइंट बनाना तो यहाँ पर एवी लिस्ट लिखो और 2-3 पॉइंट ऐसे करके ऐड कर लो। आगे आते हैं, ज़्यादा बड़े कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। सुर्खी हमारे यहाँ पर शब्दावली की उदाहरण है, जैसे संरक्षण रिजर्व है। संरक्षण रिजर्व क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 है, उसके तहत संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर माना गया इसको। ठीक है, और सब ये समानता भारत के स्थापित राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और आरक्षित क्षेत्रों में बफर जोन के बीच संयोजक यहाँ पर जो प्रवास के लिए आ रहे हैं उसके रूप में काम करते हैं। यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है हेसरघट्टा घास के मैदान के बारे में। हेसरघट्टा ये अवस्थित, ये कर्नाटक के बेंगलोर के पास स्थित है। आपसे बोलेगा हेसरघट्टा घास के मैदान के बारे में विचार करना है। ये बोलेगा हेसरघट्टा भी हाल में न्यूज़ में था, ये क्या है ना, तो बताना है आपको क्या है, घास के मैदान है ये, और पूछेगा इसके बारे में विचार करना है। तो स्टेटमेंट में आते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलेगा कि ये अर्कावती नदी है उसके और हेमरघट्टा झील के पास एक बड़ा जलाशय केंद्र होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात, इसकी स्थिति ये कर्नाटक के बेंगलोर के पास हेसरघट्टा झील के पास अवस्थित है। ठीक है, और ये बेंगलोर क्षेत्र में बचा हुआ अंतिम घास भूमि का पर्यावास होगा। बात सही हो जाएगी। घास के मैदान या आर्द्र भूमि अथवा जुड़े जो खुले हुए क्षेत्र हैं उसकी घास की प्रधानता होती है, उसको लेकर के यहाँ पर उष्ण और शुष्क जलवायु विशेषता भी इनकी देखी जाती है। तो सभी 3-4 बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, आप लिख सकते हो इसके, है ना। गलत होने का कोई चांस इसमें नहीं है, लेकिन यूपीएससी गलत सही स्टेटमेंट को घुमा के गलत कर देगा। ठीक है, लेकिन अपने आप को बातें सही याद रखनी है। आगे आते टॉपिक है 1.5.2 वैश्विक महासागर का अंधकार में होना। यहाँ से कैसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका अर्थ है कि वैश्विक जो महासागर है उसका सूर्य का प्रकाश को कम गहराई तक पहुँच पाना, है ना, और ओशन डार्कनिंग की जिम्मेदार कारक क्यों बताया गया, ये आप रीड कर सकते हो। खुले महासागरों में समुद्री तापमान वृद्धि क्यों हो रही, तो ये 2-3 पॉइंट आप ये देखो, ये 2 टॉपिक है, आपको पूरा रीड करना है ना, खुद से इसके पॉइंट आपको नोट करने बनाने हैं। 1.5.2 ये होमवर्क आपका है, इसको नोट करना है टॉपिक को। ठीक है, पूरा नहीं नोट करना है, मतलब इस की पॉइंट जो है पढ़ना है, पहले पढ़ना है और उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको नोट करना है, राइट। आगे आते हैं, यहाँ पर पर्यावरणीय डीएनए है, इसको देख करके देखेंगे। देखो यहाँ पर पर्यावरण डीएनए को लेकर के मैंने एमसीक्यूज आपको कराया था, है ना, PT 365 वाले एमसीक्यूज में। इसमें यहाँ पर ईडीएनए वैन मानसिक सामग्री जो सजीवों को अपने पर्यावरण जैसे यहाँ पर जल, मृदा, वायु आदि की मुक्त की जाती है। ठीक है, इसमें पर्यावरणीय नमूनों में एकत्रित कोशिकाओं, ऊतक उनके और तरल पदार्थों जैसे मल यहाँ पर से निकाला गया डीएनए शामिल होता है। सेकेंड बात है, इसके महत्व क्या होंगे, इसको महत्व में पर आएगा कि जो बायोमॉनिटरिंग विधियां की तुलना में गैर आक्रामक, अत्यधिक संवेदनशील, त्वरित और लागत प्रभावी होंगे। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण डीएनए के बारे में विचार करना है या ईडीएनए के बारे में विचार करना है। ये बोलेगा ये ईडीएनए वैज्ञानिक सामग्री है जो सजीव और निर्जीव दोनों जैसे में यहाँ पर क्या होगी, निर्मुक्त की जाएगी दोनों तरह। तो क्या गलत होगा, सिर्फ सजीव की बात कर रहा है। इसमें पर्यावरणीय नमूनों में एकत्रित कोशिकाओं, ऊतक और तरल पदार्थ जैसे मल से जैसे यहाँ पर स्रोतों से निकाला गया डीएनए शामिल होता है। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात बोलेगा कि इसमें इसके जो महत्व होते हैं, इसमें बायोमॉनिटरिंग विधियों की तुलना में जो आक्रामक होती हैं और अत्यधिक संवेदनशील, त्वरित लागत प्रभावी होती है। ठीक है, गैर आक्रामक नहीं बोलेगा कि इनकी विधि की तुलना में आक्रामक, तो क्या गैर आक्रामक होगी, ये बात याद रखना है, राइट। और इसमें इस प्रजाति में उपस्थिति और वितरण, इसका मानचित्र, पारिस्थितिक तंत्रों की निगरानी शामिल होती है इसमें, ये बात सही हो जाएगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। आते क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट टॉपिक में। टॉपिक ब्लू वॉशिंग है ना, इसको देखते हैं। ब्लू वॉशिंग के बारे में, ये एक यहाँ पर भ्रामक विपणन नीति है। इसके अंतर्गत कोई कंपनी अपने सामाजिक रूप से उत्तरदायी और नैतिक सतत विकास व्यावसायिक जो व्यवहार होते हैं उसकी परिबद्धता वास्तविक अधिक यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करती है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है और पिक वॉशिंग क्या होता है। देखो, ग्रीन वॉशिंग यहाँ पर स्वयं को पर्यावरण अनुकूल दिखाने के लिए किसी कंपनी को पर्यावरण प्रयास के बारे में झूठ भ्रामक दावे फैलाना, उसको ग्रीन वॉशिंग बोलेंगे, है ना। और LGBTQ पिक वॉशिंग क्या होगा, LGBTQ जो कर्मचारी इसकी स्थिरता में सुधार करने वाले जो विफल रहने या उनकी अनदेखी करने के बावजूद एक विपणन उपकरण होता है। ठीक है, इनका उपयोग करना यहाँ पर पिक वॉशिंग में आएगा। पिक वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग दोनों याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बार बार मैं। टॉपिक है, टॉपिक अगला है 1.5.5 है ना, कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन। इसमें क्या पूछ सकता है, देखो इसमें पूछ सकता है आपसे कि
अभी हाल में विलुप्त यहाँ पर डायर वुल्फ था, उसको लेकर के न्यूज़ में थी, तो डायर वुल्फ के बारे में देखते हैं। ये यहाँ पर एनिसोन डायरस श्वान प्रजाति के बड़े जीव थे। ये लगभग 13,000 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। ये दक्षिणी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है पाए जाते थे। यहीं से स्टार्ट करना है आपको, पहली बात यहाँ से ये याद रखनी है आपको। दूसरी बात है, ये जीव उनके कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन के लिए योजना बनाई गई थी, और यहाँ पर वुली मैमथ, मुआ और मैलाथीन और डोडो, ये सब क्या है, इसके पुनर्जीवन के लिए यहाँ पर एक योजना इनके लिए बना रहे हैं विलुप्त प्रजातियों की। ठीक है, दो बातें यहाँ से याद हो गई इसकी। तीसरी बात है, इसके बारे में देख सकते हैं विलुप्त प्रजातियों की पुनर्जीवन के बारे में क्या होगा। विलुप्त प्रजातियाँ पारिस्थितिक भूमिकाओं में लक्षणों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, और पुनर्जीवित जीव सटीक प्रकृतियाँ नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें रूप या कार के जो विलुप्त प्रजातियाँ होती हैं उसके निकटतम सदृश बनाने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग किया जाता है। प्रमुख यहाँ पर तस्वीरें, जो प्रयुक्त तस्वीरें हैं, तकनीकें हैं, इसमें यहाँ पर क्रिस्पर जो कैसनन तकनीकी थी वो। ठीक है, और यहाँ पर क्लोनिंग को लेकर के, जीन मैपिंग को लेकर के यहाँ पर इसकी कुछ तकनीकें हैं जो यहाँ पर इसमें प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, आते क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन बना सकता है इसमें कि जो डायर वुल्फ है उसके बारे में विचार करना है, जो हाल ही में भी विलुप्त प्रजाति के रूप में घोषित की गई थी। पहली बात है, इसके बारे में बोलेगा, ये विलुप्त प्रजाति पारिस्थितिक भूमिकाओं में लक्षणों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होगी। करेक्ट है। इसमें प्रयुक्त तकनीकों में क्लोनिंग और जीनोम मैपिंग शामिल होगा, जबकि क्रिस्पर जो जीनेटिंग तकनीकी इसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शामिल है इसमें। ठीक है, और क्या बना सकता है क्वेश्चन स्टेटमेंट, और बनाएगा यहाँ पर कि जो इसके तहत यहाँ पर जो पुनर्जीवन के लिए बनाई गई योजना है उसमें यहाँ पर मैमथ, वुली मैमथ, ठीक है, मोआ और थैलासीन जैसे यहाँ पर प्रजातियों को इसमें कार्यान्वयन के लिए, पुनर्जीवन के लिए योजना बनाई जा रही है। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है। खुरदार जीव क्या होते हैं, खुरदार जीव के बारे में आप थोड़ा सा देखोगे। खुरदार जीव के बारे में इनका पर्यावरण क्या होता है, इनकी विशेषता क्या होती है। ये मुख्यतः शाकाहारी स्तनधारी होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये मुख्य शाकाहारी स्तनधारी होते हैं, जिसमें चीतल, मृग और सांबर, नीलगाय आदि शामिल होते हैं। ठीक है, ये बोलेगा कि यहाँ पर शाकाहारी स्तनधारी जो होते हैं, ये सभी यहाँ पर जो स्तनधारी होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, है ना। सभी नहीं, मुख्यतः की बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, लेकिन सभी की बात नहीं कर रहा। तो सभी अगर पूछेगा तो गलत हो जाएगा, है ना। और अगला क्या है, पर्यावरण इनका होता है घास भूमि और घास के मैदान और वन पर्वतीय क्षेत्रों में ये रह सकते हैं, बात सही हो जाएगी। और महत्वपूर्ण क्या होता है, ये महत्व इनका होता है कि बीज प्रकीर्णन के माध्यम से वन घास के पुनरुत्थान है उसको लेकर के मृदा स्वास्थ्य में आदि में इनका पोषण करना। ठीक है, तो ये सब याद कर सकते हो। इनमें से बोल देगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से बोल देगा खुरदार जीव इनमें से कौन से खुरदार जीव नहीं है, या इनमें से खुरदार जीव की कौन सी विशेषता बता रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। ठीक है, सुर्खी में कुछ संगठन थे। संगठन देखो आपको यहाँ से खुद से पढ़ना, क्योंकि संगठन में सब स्टैटिक होते हैं, जितने भी संगठन सब स्टैटिक होते हैं, कभी चेंज नहीं होते वो, है ना। तो आपको मैं बताता जा रहा हूँ कौन कौन सा। एक तो सिटीज पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ। CITES सिटीज आप लिखो, और अपना नोट्स 30 सेकंड के अंदर में बनाना है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट नहीं रुकना है। 30 सेकंड को कहने का मतलब उत्पत्ति कब हुई, उत्पत्ति लिखा। ठीक है, उद्देश्य कैसे हुआ, उद्देश्य क्या है, पक्षकार कौन है, और सिटीज़ के परसेंट कितनी है, तीनों सोचिए लिख लो, बस आपका यहाँ से टॉपिक खत्म। ठीक है, आगे अगला टॉपिक है पौधे की नई किस्मों को लेकर सुरक्षा की गई थी यहाँ पर, UPOV। ये थोड़ा सा नया है, इसको पढ़ना है। तो यहाँ से देखो, ये एक प्रभावी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए उसे बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन होगा। इसकी उत्पत्ति 1961 में हुई थी, है ना। और ये UPOV अभी समय 1991 के तहत यहाँ पर इस अधिकारों को मजबूत बनाएगा, जिससे किसानों के विशेषाधिकार, बीज बचाने का अधिकार भी शामिल होगा इसमें। ठीक है, भारत की स्थिति क्या, भारत इसका सदस्य नहीं है, राइट। आगे आते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वाला, राइट, देख सकते हो इसको। आगे देखो, ज़्यादा पॉइंट नहीं नोट करना है कि पूरा नोट कर लो, 4 से 5 पॉइंट ही नोट करना जो पेपर तक आपको बने रहे याद कि हाँ ये मैंने पढ़े थे, वरना पेपर तक कुछ भी नहीं याद रहेंगे। आप बना तो नोट्स लोगे, मैं बोल दूँ चलो पूरा बनाओ, लेकिन एग्जाम तक आपको कुछ नहीं याद रहेगा। इतना याद करोगे तो कम से कम यहाँ पर 5 बातें याद करोगे, 4 बातें याद करोगे, 2-3 बातें तो माइंड में सेट होंगी कि हाँ चलो यहाँ पर मैंने पढ़ा था, भारत इसका मेंबर नहीं था, और यहाँ पर जो ये पक्षकार था ये थोड़ा सा नया देखने को मिला था, है ना। नया क्योंकि बहुत मतलब लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसको शायद। पिछली बार न्यूज़ में था, करंट में PT 365 में नहीं था, लेकिन न्यूज़ में आया था ये, राइट। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जागरूक करना है, पढ़ना है। अगला IBET एलायंस, इसके बारे में एकीकृत जैव विविधता मूल्यांकन है। ठीक है, ये पढ़ोगे क्योंकि यहाँ पर इसकी उत्पत्ति 2008 में हुई थी। मिशन क्या है इसका, जैव विविधता से जुड़ा जोखिम, उस पर यहाँ पर डेटा को प्रदर्शन करेगा, है ना। और 4 संगठन के तहत यहाँ पर बनाया गया, तो यहाँ पर ये देख लो।
जैसे कोई पूछे आई बैट क्या है तो ना आप बताओ ये ऐसा 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 है, ऐसी चीज़ें रट को मतलब पूरा फ्रेम करके बना लो, उतारना नहीं है। आई बैट लिखो 3-4 पद ऐसे, ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी लिखो, एनजीटी के साथ ऐसा एनजीटी, लेकिन इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनजीटी से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है इस बार। यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन बनाया था इस पर, 20 में बनाया था 19 में बनाया था, हाँ 20 में बनाया था शायद। हाँ तो यहाँ पर क्यों बनाया था पता है, क्योंकि 2010 में इसका गठन हुआ था और जिसका 10 साल पूरा हो गया था, इसलिए बनाया था। इस बार इसका गठन का 15 साल पूरा हो रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। और वो क्वेश्चन ऐसा बनाया था ना कि इतना घुमा दिया था ना कि मोस्टली लोगों को क्वेश्चन वो गलत हुआ था। अप्रॉक्स में अगर देखा गया था तो क्वेश्चन यहाँ पे करीब 70% लोगों का क्वेश्चन गलत था, वो 30% का सही था जो आपने अच्छे से जिन्होंने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ से इसके बारे में एक चीज़ पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन घुमाया था उसने, इधर से क्वेश्चन घुमाया था इस वजह से, है ना। एनजीटी का यहाँ पर ढांचा क्या क्या है, देखो यहाँ पर एनजीटी के तहत यहाँ पर क्या क्या शामिल है। देखो यहाँ पर 1972 है, ये इसमें शामिल नहीं होता। देखो सब यहाँ पर होंगे 74 होगा, 2002 होगा, 77 है, 80 है, 81, 86, 81, लेकिन 1972 इसमें नहीं है ना, याद रखना है। बाकी सबको कवर करना है, ये पूरा टॉपिक कवर करना है। ये एक तरह से देखो ये तो मैंने अपने रूम पे पूरा चिपका रखा है ऐसा करके, इन्होंने ऐसा बनाया, मैंने बनाया था ऐसा करके अपने खुद से मैंने बनाया। यहाँ पर एनजीटी है, यहाँ पर 1974 है ना, ऊपर 74 ही हो गया, और 77 और नीचे 80, 81, 86, 91, 2002 वाला ऊपर फेंक दिया था क्योंकि 2000 वाला था वो, है ना, तो याद रहेगा। ऐसे करके कुछ मैंने बनाया है, राइट। तो ये भी आपको यहाँ से पूरा बना के फ्रेम करके याद करना है। देखो रटोगे तो याद ये चीज़ याद नहीं होगी रटने से, एक बार आप इसको बनाओ अच्छा सा। आज पूरे दिन आपको क्या करना है, पूरे दिन में पूरे दिन नहीं मतलब आपने 20 से 25 मिनट में इस चीज़ को फ्रेम करके अच्छा सा अपना वॉल में पेस्ट करना है ना। घर में मम्मा लोग डांटते हैं कि क्यों पेस्ट कर रहे हो ये, पूरे घर में कॉपी किताब यही सब करना है ना, सिलेक्शन होना नहीं है ठीक है। तो यहाँ पर देखो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझने सोचने के लिए सब इतना करना है, राइट। साइड में कहीं चिपका सकते हो उसको, बोलो कि साइड बाद में हटा देंगे पढ़ने के बाद एग्जाम होगा तो ऐसा चिपकाओ कि पीछे हट जाए, टेप ऐसे टेप को 2 साइड लो और हटा दो। आगे आते हैं, फिलहाल वो सब आप देख लो। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत घुमा के हर तरह से पूछ सकता है, तो इस वजह से पूरी बातें आपको पढ़नी है। और एनजीटी के बारे में मैंने क्वेश्चन बहुत सारे कवर किए, PT 65 में भी कवर किए, करंट में, और पहले भी जो करंट थे उसमें भी कवर किए, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये यहाँ से पढ़ना है टॉपिक। शुरू के मैंने कुछ संबंधित रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट, ये यहाँ पर है एक रिपोर्ट है, इसको देख जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर यूरोप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र ये कौन सा, इसके जो वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट है इसके बारे में बताया गया। यूरोप का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो विश्व का कुल क्षेत्र का 25% है, ये बात कर रहा है कि इसकी ग्लोबल फॉरेस्ट और ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। ये मैंने क्वेश्चन कराया PT 65 में। भारत इसका एक सदस्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इसका मेंबर बन जाता है, और ये वन वैश्विक भूमि क्षेत्र का 32% को कवर करता है। और यहाँ पर विश्व के लगभग आधे से आधे वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। यूरोप का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, भारत का वन विस्तार यहाँ पर देख सकते हो। बस 4-5 बातें इसकी कवर करनी है आपको। आते हैं टॉपिक अगला, नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 2 जलवायु परिवर्तन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। देखते हैं, देखो जलवायु परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं, जितना टॉपिक हो सकेगा उतना टॉपिक मैं पूरा कराऊंगा, हो सकेगा पूरा टॉपिक होगा तो पूरा कराऊंगा, या तो फिर कुछ टॉपिक को छोड़ेंगे नेक्स्ट डे में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। पहली बात है, आते हैं UNFCCC का COP30, यहाँ से देखते हैं इसको। यहाँ से देखो इसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क है, इसको लेकर के अभी समय था, है ना। इसमें परिवर्तन को लेकर के 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है, राइट। COP30 के बारे में, ये COP20 CMA। COP30 के दौरान निम्नलिखित में से सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कौन कौन सम्मेलन का आयोजन हुआ था, एक तो COP30 UNFCCC का, CMP30 जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार की बैठक को लेकर के कार्य करने वाला एक पक्षकार सम्मेलन, और पेरिस जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता और बैठकों को लेकर आयोजित करने वाला एक सम्मेलन। मतलब 3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है कि इसके तहत यहाँ पर COP30 के तहत प्रमुख यहाँ पर आयोजन हुए थे, 3 आयोजन ये, ठीक है। इन्हें बोलेगा COP30 के तहत इनमें से कौन सा आयोजन नहीं किया गया था। COP30 ऐसे घुमा देगा इस बात को, ऐसा ये डीप वाली बात लिखेगा। क्या लिखेगा कि COP30 के तहत में से कौन से आयोजन नहीं हुए थे। एक तो बोलेगा पेरिस समझौते के तहत ये सब, ठीक है। दूसरा ये इतना घुमा देगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे क्या था, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली बातें पढ़नी है। ये नहीं पूछेगा COP30 CMA20 ये तो UPPCS या स्टेट पिटीशन पूछेगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे ऐसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखो एक बात और, राजस्थान PCS का फॉर्म आने वाला है, आप रेडी हो जाओ। UPSC तो दोगे ही दोगे, साथ में राजस्थान PCS का भी फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। सिर्फ आपको 1 दिन देना है एक्स्ट्रा, और यहाँ पर कम से कम
जो फॉर्म निकलेगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। बाकी टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, कुछ कुछ जो है राजस्थान वाले लोग तो जरूर डालना, ठीक है। और जो भी लोग हैं कोशिश करना डालने की, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा होता है इनका, है ना। बाकी फॉर्म आएगा तो आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। और यूपीएससी का फॉर्म भी अभी 20 के बाद रिलीज होने वाला है। आते हैं यहाँ से, इसके बारे में देखोगे। और यहाँ पर जो है अमेजन क्षेत्र में आयोजित यहाँ पर जो शिखर सम्मेलन है कार्यान्वयन के लिए COP 7 और COP 1 को लेकर के यहाँ पर नामित किया गया था, जो यहाँ पर मोतीराव की भावना अर्थात समावेश के संतुलन पर आधारित होगा, ठीक है। ये बात पढ़ना है और मैंने 3 बात आपको ये बताई, ठीक है। आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1992 में, ठीक है। बॉन जर्मनी हेडक्वार्टर है। और ये 3 अभी समय जो है रियो अभी समय में एक अन्य 2 संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता अभी समय और यहाँ पर मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्र का भी समय शामिल होगा। यूएनएफसीसी की पहली COP बैठक 1985 बर्लिन में जर्मनी में आयोजित की गई थी। पहली बैठक जर्मनी में 1995 में आयोजित की गई थी। इस वजह से क्या यहाँ पर न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कितना साल हो गया इसका 10 साल हो गया, 5 में और 15, करीब इसका 30 साल पूरा हो गया ना। हाँ, 30 साल इसका पूरा हो गया है। इंपॉर्टेंट है। हस्ताक्षर करते 198 सदस्य हैं, भारत यहाँ पर इसमें सदस्य होगा। और रिपोर्ट कौन देगा? NDC सिंथेसिस रिपोर्ट। तो एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। इसका 30 साल पूरा हो रहा है। ऊपर मैंने बताया उसका, वहाँ पे उसकी 10वीं जो बैठक थी ना, क्या था ये, 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी ये। तो ये दोनों बातें अच्छे से कवर करना है। और एक NGT, उसका भी यहाँ पर कितना हो रहा है? 15 साल पूरा हो रहा है। आप लिखते चलो, 15 साल इसका पूरा हुआ है, इसका कितना 30 साल पूरा हो रहा है, और उसका 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ऐसे करके इन सब चीज़ों को आपसे छूटेंगे नहीं। एग्जाम टाइम पे एक बार पहले इन सब चीज़ को दोहरा लोगे। एक पेज ऐसा बना लो, ऊपर लिखो जिसके कुछ वर्ष पूरे हुए, है ना, जो न्यूज़ में, ऐसे करके लिखो और यहाँ पर सब नोट करते रहो। बाकी मैं लिस्ट भी कुछ प्रोवाइड करूँगा, है ना। बस मेरे को याद रहे तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन माइंड में बहुत चीज़ें नहीं सेट हो पाती कि आप ये भी करना है, ये भी देना है ना। आगे आते हैं। यहाँ पे देखो उपलब्धियाँ क्या इनकी। वेमेल 2 1.5 ये है। इसमें COP 29 से COP 31 जो ट्रोइका है अजरबैजान, उसमें आयोजित किया गया था। और यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये रीड कर लो आप, ये आपको रीड करना है, ठीक है। दूसरा, ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर, ये क्या है? COP 30 से 31 की अध्यक्षता करने वाले देश हैं इसमें। यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि देशों को उनके NDC और उसके जो अनुकूलन राष्ट्र हैं उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन में सहायता करना, ठीक है। COP 30 से 31 के बारे में दे रखा है। कैसे लिखोगे इनको आप? देखो, ये छोटा छोटा सा की पॉइंट करके नोट्स बना लो। जैसे ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्रेशन है, COP 30 31 की अध्यक्षता करने वाले देश है, ठीक है। और लिखोगे कि यहाँ पर ये इस ऐसा है, तो 3 से 4 बात में इसको खत्म कर दोगे। और इन सबको तब रिवीजन करोगे तो बहुत और अच्छा लगेगा। एक बार यहाँ से करने के बाद आप रिवीजन करोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि यहाँ पर मुझे याद हो गया चीज़ें। ये कब अच्छा लगेगा? जो आप पूरा कर लोगे ये, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, इतना चीज़ करते जाओगे और इवनिंग में एक बार इसको रिवीजन करके बैठोगे तो सोचोगे मुझे सब याद हो गया, है ना। लेकिन इस डाउट में नहीं रहना कि सब याद है। आपको एक वीक में ऐसा बनाना है कि हमको PT 65 एक वीक में इन्वायरमेंट वाली करनी है। एक वीक का मतलब पूरी रिव्यू करनी है एक बार, है ना। देख जाना है, जो नहीं समझ आया एक बार मेरे से हेल्प लेना है, कुछ डाउट होता है पूछना है, ठीक है। ऐसे करके आगे राष्ट्रीय अनुकूलन योजना जो है उसकी कार्यान्वयन संगठन या गठबंधन को लेकर के UNDP इटली, जर्मनी, नेप ग्लोबल नेटवर्क NDC पार्टनरशिप से, मतलब यहाँ पर इसमें कौन कौन है। तो यहाँ पर ये इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन इसके हस्ताक्षर करता है या किसके द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अनुकूलन योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? UNDP द्वारा शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो कई सारे साथ मिलकर शुरू की गई। देखो यहाँ पर इतने सारे दे रखे हैं, है ना। COP 30 एजेंडा के तहत यहाँ पर एक नई समाधान तत्परता है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये मैंने कराया हुआ है TFFF PT 65 की करंट में। तो ये इसको इतना छोड़ दो, इतना नहीं पढ़ना है। अगर देखो PT 65 को क्वेश्चन भी साथ में करते चलो तो ये चीज़, ये वाले क्वेश्चन जो कठिन इतना ज़रा चैप्टर इसमें पूरा पढ़ना है वो आपको क्वेश्चन से कवर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना डीप चीज़ है कि जाके आधी ये अगर पढ़ोगे तो ऊपर की 2-3 चीज़ें भूल जाओगे आप। जिस वजह से इसको छोड़ो, सीधे जो क्वेश्चन यहाँ से बना था वो क्वेश्चन आप PT 65 के मैगजीन से कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने दे रखा है, हर टॉपिक को भी अलग अलग कर रखा है वहाँ पे मैंने, कौन से टॉपिक के क्या क्वेश्चन है, राइट। तो वहाँ से इसको कवर करना। देखो यहाँ से अगर कुछ चीज़ छूटेगी तो वहाँ से आपकी वो चीज़ कवर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है ना। बाकी जो और कुछ छूटेगी या कोई नई चीज़ है मैं आपको आगे कराता रहूँगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना बिल्कुल। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बिल्कुल टेंशन माइंड से निकाल दो कि हाँ मुझे ये चीज़ छूट रही है, कुछ नहीं छूटेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट की भी एक रिपोर्ट आने वाली है, 2025 की पूरी रिपोर्ट आएगी फरवरी में, ठीक है। वो मैं पूरी आपको अच्छे से कवर करूँगा,
क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। आते हैं नेट जीरो भूमि निम्नीकरण के यहाँ पर कुछ समानुष्ठान कृषि योजना है, कृषि निवेश उसको लेकर के ब्राजील और भागीदार 10 देश है इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में देख रखा है, 3 पॉइंट आप इसको पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। और ये ग्रीन वे एंड इको इवेंट योजना पर आधारित है। स्केलिंग रेड, ये जो गठबंधन है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको पूरा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूके, सिंगापुर, कोस्टारिका, इथोपिया, घाना, गुयाना, केन्या आदि ये सरकारों में स्वदेशी समुदाय, निवेशक, मध्यस्थों, मानक निर्धारक और यहाँ पर नागरिक समाज का एक नया गठबंधन होगा। ये 2030 तक उस कटबंधी वनों की कटाई रोकने को और यहाँ पर पुनर्बहाल करने हेतु प्रतिवर्ष 3 से 6 बिलियन डॉलर जुटाने का विश्वसनीय परिपक्व मार्ग प्रदान करेगा। वित्त एवं अर्थव्यवस्था, इसको लेकर के बाकू यहाँ पर बेलेम है, रोड मैप, ये आपको थोड़ा सा रीड करना इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन वित्त को 3 गुना करना, टिपिंग पॉइंट, ट्रिपिंग यहाँ पर जो एडॉप्शन फाइनेंस है, इसको लेकर के तो ये भी आपको एक बार रीड करना है, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं जाना, सिर्फ आपको रीड करना है। मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं बोला इनका कि सिर्फ नोट्स उसका बनाना है जो रेड का था, ऊपर बताया मैंने, है ना, REDD, और NGT का जो मैंने बताया था उसको बनाना है, ठीक है। ये सब का नहीं, सिर्फ आपको एक बार रीड करना है कि आप क्या है ये, है ना। विश्व अनुकूलन लक्ष्य बना सकते हो तो की पॉइंट करके छोटा छोटा कहीं साइड में लिख सकते हो कि आप देख पाओ, आपके पास बस टाइम होना चाहिए रीड करने का, ठीक है, पढ़ने का, राइट। आगे वैश्विक अनुकूलन GGA जो है ये, इसको छोड़ देते हैं। PT 365 जो MCQ जो वहाँ पे कराया, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर चाहिए, राइट। और वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन इसको कराया हुआ है बना के 3 स्टेटमेंट के साथ, हटाते हैं इसको। इसलिए कहता हूँ यहाँ के करने के साथ साथ आप PT 365 के MCQs प्लस जितने भी यहाँ पर एनवायरमेंट की जो पेपर हो चुके हैं वो सब पेपर आप सॉल्व करो, तब तो यहाँ पे बेनिफिट होगा आपको इसको PT 365 सॉल्व करने का। आप सोचो PT 365 सॉल्व कर लूँ, आपकी करंट पूरी हो जाए, नहीं, इन सब चीज़ों को भी स्टैटिक साथ में लेके चलो, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने चीज़ें पढ़ी है, मैंने यहाँ पे देखी, अब रिलेट कर पाऊँ। मैं कैसे बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने दिया है, उस क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने इसको यूज किया, कैसे बता रहा हूँ कि मैंने कराया हुआ है, ठीक है, करा भी है, तू बता रहा हूँ, तो वही चीज़ आप करोगे तो चीज़ आपको सेट होंगी माइंड में कि कहाँ पर क्या चीज़ और है ना। आगे आते हैं बाकू अनुकूलन रोड मैप, ये 2026-28 के बीच अवधि के लिए यहाँ पर क्या योजना की स्वीकृति को लेकर प्रदान करेगा और पेरिस समझौते के अगले वैश्विक स्टॉक टेक पर लागू होगा। हॉस्टिंग इन्वेस्टेबल, ये इसको हटाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन में कवर किया मैंने, ठीक है। आगे ये सब हटाते हैं क्योंकि ये सब मैंने क्वेश्चन में चीज़ें कवर कर ली है ना, इनको हटा देते हैं। एक एक क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से मैंने बना दिया वहाँ, इनको हटाते हैं पूरा, क्योंकि फालतू टाइम इनमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको बना दिया है तो यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ों में नहीं जाना है आपको। जब क्वेश्चन बना मिल रहा है तो क्यों यहाँ पे देखना है इसको, है ना। उससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, अगर क्वेश्चन पूछेगा ना यहाँ से इस टॉपिक से, मान लो क्वेश्चन पूछा मैंने काट दिया, है ना, तो वहाँ जो मैंने क्वेश्चन बनाया उससे बाहर नहीं होगा क्वेश्चन वो। ये आपको ना बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैंने क्वेश्चन काटा है तो क्यों, ठीक है। जो चीज़ है मेरे पास क्यों उसको उस चीज़ में फालतू में वहाँ पर टाइम वेस्ट करो। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, मैंने बना दिया है, ठीक है, और तो कोई बनने की उम्मीद इसमें नहीं है। वैसे UPSC इनसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, ठीक है। आगे आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो उसके बारे में इसको बैठाते हैं। हाँ ये थोड़ा सा है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पर बोला कोयला ट्रांजिशन को गति देने के लिए यहाँ पर योजना थी पैक्ट, ठीक है। ये ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोयले को स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन करने का तीव्र यहाँ पर एक रोड मैप विकसित करना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सिर्फ एक ही बात दी है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में 2-3 बातें कवर की है, देखोगे जाके तो। संधाड़ी ईंधन पर बेमेल, इटली, जापान, भारत, यहाँ पर ब्राज़ील आदि उसको लेकर के ये कराया गया था। इसका लक्ष्य होगा कि 2035 तक संधाड़ी ईंधन ऊर्जा और यहाँ पर हाइड्रोजन जैव ईंधन को लेकर के उपयोग को 2024 की तुलना में 4 गुना करना, है ना। बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना, ये 30 से 50 देशों का संगठन होगा, ठीक है। ये स्वास्थ्य देखभाल और समर्पित विश्व की पहली अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन योजना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की पहली जलवायु अनुकूलन योजना है, इसके बारे में आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और इसे $300 मिलियन का प्रारंभिक निवेश प्राप्त हुआ है। इसका उद्देश्य है कि विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में निपटने में सक्षम बनाना। तीनों पॉइंट यहाँ से इसके नोट करने, और यहाँ पर 30 से 50 देश के संगठन है, ये बात याद करनी है। और साथ में PT वाला क्वेश्चन भी ऐड करोगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आगे आते हैं बेलेम लैंगिक कार्य योजना, COP30 में 2026 से 34 के लिए अपनाया गया था इसको। इसे लैंगिक संवेदनशीलता पर लीमा कार्य योजना को लागू करने के लिए इसे तैयार किया गया था, है ना। आपसे भी पूछ सकते हैं लीमा कार्य योजना क्या है।
लीमा परियोजना जो बेलेम समझौता है उसको लेकर के यहाँ पर COP30 में न्यूज़ में आई थी, ऐसे करके आप बता सकते हो आप, है ना। या बोल सकता है ये जो बेलेम कार्य योजना है, सॉरी लीमा जो कार्य योजना है, ये कौन से COP में आई थी, COP30, 31 ऐसे करके बोलेगा, है तो 25, राइट। ये तो ऐसे भी घुमा सकता है क्वेश्चन। आगे, जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता से संबंधित यहाँ पर घोषणा पत्र है। जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता के लिए वैश्विक पहल ब्राजील, कनाडा, चिली, डेनमार्क आदि द्वारा समर्पित होगी, ठीक है। और ये जलवायु से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं से निपटने और सटीक साच सूचना पता जो प्रसारित करने को लेकर बढ़ावा देने के लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को स्थापना करेगा इसकी। ये पहली बार जब यहाँ पर सूचना अखंडता का विषय COP कार्रवाई में एजेंडा में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके तहत सूचना संबंधी दुष्प्रचार को लेकर के यहाँ पर संरचनात्मक बाधा बना गया है और यहाँ पर जलवायु विज्ञान और सार्वजनिक विश्वास की रक्षा को यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार यहाँ पर इसका COP में शामिल किया गया इसको, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता से संबंधित घोषणा पत्र पर विचार करना है। पहली बात, ये पहली बार है जब यहाँ पर अखंडता का विषय इसमें शामिल किया गया, पहला स्टेटमेंट। इसके तहत पर सूचना संबंधी जो दुष्प्रचार है इसको संरचनात्मक बाधा माना गया है और इसमें जलवायु सार्वजनिक विश्वास की रक्षा का लक्ष्य रखा गया है। ये भी बात करेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देगा, ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं उसको निपटने के लिए सटीक लक्ष्य आधारित यहाँ पर साक्ष्य आधारित सूचना को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की स्थापना करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और ये बोलेगा चौथी बात, ये यहाँ पर ब्राजील, कनाडा और चिली, डेनमार्क द्वारा समर्पित है और जलवायु परिवर्तन सूचना अखंडता के लिए एक वैश्विक पहल होगी। चारों बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। गलत करने का कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, कैसे गलत कर सकते थे, है ना। यहाँ पर ऐसा घुमा सकता था यहाँ पर देशों के बारे में। भुखमरी, गरीबी और जन केंद्रित यहाँ पर जो है 43 देशों ने और यहाँ पर यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी विश्व भर में जनसंख्या और विशेष रूप से सर्वाधिक सुपेत लोगों पर जलवायु परिवर्तन में असमान प्रभाव को संबोधित करने वाली इकाइयों को बढ़ावा देना है इससे। अगला देखते हैं, और ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉवर्टी एंड पीपल जो क्लाइमेट एक्शन है, आपातकालीन कार्रवाई 2023, ये भी कुछ खास नहीं, हटाते हैं इसको और कुछ नहीं करना है। आगे आते हैं COP30 की कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। COP30 के यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी, सॉफ्ट जो UNEP और WMO और UNDP द्वारा निर्मित एक संयुक्त राष्ट्र कोष होगा। ये बोलेगा कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है ये किसके द्वारा जारी किया था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये बोलेगा UNEP द्वारा हाल ही में शुरू किया गया था। तो क्या गलत हो जाएगा? UNEP, है ना, और WMO और UNDP द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से राष्ट्र कोष होगा ये, ठीक है। ये मौसम और जलवायु परिवर्तन डेटा पर विश्व का पहला इम्पैक्ट बॉन्ड होगा। सेकंड बात सही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये दे रहा है। अगली बात बोलेगा आपसे किसका उद्देश्य होगा कि विश्व भर में समुत्थानशीलता और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय लिखित प्रदान करेगा। ये भी बात सही हो जाएगी। और 2030 के अंत तक 200 बिलियन तक अमेरिकी डॉलर पारंपरिक पूंजीकरण लक्ष्य रखा जाएगा, जबकि 2026 होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, जलवायु और स्वास्थ्य वित्त पोषक, निजी संस्थागत और वित्त पोषक जैसे ब्लूमबर्ग, परोपकारी संस्थाएं, गेट्स फाउंडेशन आदि जलवायु परिवर्तन को स्वास्थ्य और इसके परिणामों को निपटने के लिए एकीकृत कार्रवाई हेतु प्रारंभिक 300 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता निर्धारित की गई है। 300 बिलियन दे देगा यहाँ पर घुमा के, है ना। और बोल देगा इसका तत्काल जो फोकस है ये अत्यधिक गर्मी और वायु प्रदूषण, जलवायु के प्रति संवेदनशील संक्रामक रोग और निर्णय निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण जलवायु स्वास्थ्य डेटा शामिल होगा इसमें। जैसे बोल सकता है कि जलवायु और स्वास्थ्य वित्त पोषक के बारे में विचार करना है। यह बोल देगा जलवायु स्वास्थ्य वित्त पोषक के तहत यहाँ पर कितनी चीज़ों को फोकस किया गया है। अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण, जलवायु के प्रति यहाँ पर संवेदनशील रोग, है ना, और इनके स्वास्थ्य को डेटा देखना, ऐसे करके बोलेगा कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो ये हो सकता है एक तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोल सकता है कि यहाँ पर जलवायु और स्वास्थ्य वित्त पोषक के बारे में, गठबंधन के बारे में विचार करना है। ये बोलेगा जलवायु वित्त को लेकर के 300 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता को निर्धारित की गई बात। 300 बिलियन बोलेगा तो करेक्ट है, सॉरी 300 मिलियन बोलेगा तो करेक्ट है, बिलियन बोलेगा तो गलत हो जाएगा। और इसका तत्काल फोकस सिर्फ यहाँ पर जो वायु प्रदूषण है और जल प्रदूषण है उनको लेकर के यहाँ पर, या जलवायु परिवर्तन इसको लेकर के बताया गया है, तो गलत हो जाएगी बात। इनको लेकर के नहीं, इनकी इतनी चीज़ों को लेकर के बताया गया डेटा, है ना। आगे देखते हैं, बहुस्तरीय शासन और समाधान गति की योजना देने वाला। तो यहाँ पर देखो COP30 प्रेसिडेंसी ब्राजील के पर्यावरण शहर में और यहाँ पर शहर में मंत्रालय द्वारा समन्वित होगा। ये 2028 तक 100 देशों और 2030 तक 120 देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
बहुस्तरीय संरचनाओं को एकीकरण लक्ष्य रखा गया इसका। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी हटाते हैं, आगे आते हैं। देखो जो भी जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं, ये इसका टॉपिक, इसका इन सबके यहाँ पर एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, है ना। और जिनको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ही एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है या एक ही क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं छोड़ भी रहा हूँ क्योंकि कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एमसीक्यूज मैंने बना भी दिया इसका, आप उससे कर भी सकते हो। फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू, ये क्या है? देखो आप सोचते होगे कि एमसीक्यूज क्या करना जरूरी है अगर यहाँ पे पीटी 65 कर रहा हूँ। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पर एमसीक्यूज के नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने एमसीक्यूज के क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एमसीक्यूज बहुत लोग को नहीं समझ रहा कि क्या यहाँ पर बन सकता है, तो ये टॉपिक पढ़ोगे और साथ साथ यहाँ पर इवनिंग में उसको भी अगर सॉल्व करोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं कह रहा हूँ साथ में एक चीज़ आपको लेके चलो, टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व करो अगर पीटी 65 जिस भी सब्जेक्ट की कर रहे हो उसकी, ठीक है। फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू, ये क्या है? यूएनईपी के नेतृत्व में यहाँ पर चर्चा में था ये। इसकी शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत वैश्विक जलवायु कार्य योजना के लिए मार्केस साझेदारी के तहत यहाँ पर 2030 के जलवायु समाधान के रूप में की गई थी पहली बार। लक्ष्य यहाँ पर 2030 तक वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना और मीथेन उत्सर्जन में 7% तक की कमी करना। वित्तीय समर्थन वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा $3 मिलियन या $3 मिलियन की प्रतिबद्धता बताई गई है। इसके भागीदार देश ब्राजील, जापान और यूनाइटेड किंगडम हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ब्रेक थ्रू के बारे में विचार करना है। ये वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना और मीथेन उत्सर्जन को 20% तक की कमी लाना। गलत हो जाएगा क्योंकि 7% तक की कमी बोला है, ठीक है। और बोलेगा इसकी शुरुआत वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए मार्केस साझेदारी के तहत 2027 तक जलवायु समाधान के रूप में की गई है। गलत होगा, 2030 तक की गई है, ठीक है। और इसमें भागीदार देश ब्राजील, जापान, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे करके दे देगा। तो याद रखना है सिर्फ यहाँ पर जापान, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम 3 यहाँ पर है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसकी याद रखनी है। ब्रेक थ्रू डैशबोर्ड है, इसका उद्देश्य 5 समुद्री देशों संरक्षण उसको लेकर के नौवहनजली खाद्य पदार्थ की जो पर्यटन है उसमें प्रगति को ट्रैक करना, साथ ही 2050 तक उत्सर्जन में 35% की कटौती में सहायता करना होगा। इसी में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, इसी में चीज़ें ऐड करके इसी को। आगे आते हैं, आगे है कौन सा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से, ये क्या पे इंपॉर्टेंट है ये वाला, ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट गठबंधन। भारत और केन्या, ब्राजील राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा यहाँ पर क्या क्या था लाया गया था। और यहाँ पर यह मृदा के जैविक कार्बन, बायोचार और समर्थित सेल अपक्षय पर विस्तृत शोध को बढ़ावा देगा ये, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से अगर बनेगा तो। आगे आते हैं, यहाँ पर है नेट जीरो गठबंधन के लेकर उपयोगिता। इसमें यहाँ पर इसकी स्थापना COP28 में UAE कार्रवाई घोषणा पत्र के अपनाने के साथ की गई थी। और COP30 में अपने जो वार्षिक निवेश है उसको बढ़ाकर लक्ष्यों को $148 बिलियन तक कर दिया गया है। और इसके सदस्य में सामूहिक रूप से 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और पावर ग्रिड के आधुनिकीकरण के लिए $1 ट्रिलियन का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। ये थोड़ा सा रीड कर सकते हो, लगभग 1 ट्रिलियन है ना, ये जो साइन बना है लगभग का साइन है, अप्रॉक्स। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, हटाते हैं इसको। अगर इतने इस पे मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है ना, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन मेरे पे मैंने 2 स्टेटमेंट के साथ कराया है, क्वेश्चन में आपको कवर हो जाएगा चीज़, ठीक है। इसको छोड़ दो, जो क्वेश्चन मैंने कराया वहाँ पे भी आपको देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने कराया उसके भी कुछ टॉपिक आपको, जैसे मैंने मान लो कि राष्ट्र प्रदूषण तत्परता को लेकर क्वेश्चन कराया, तो उसके की पॉइंट वहाँ पे नोट कर सकते हो क्वेश्चन के भी, ठीक है। आगे बाकी कुछ टॉपिक डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करो, है ना, पूछो, आपको पूछने का हक है, पढ़ रहे हो, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे 2.1.2 COP30 में प्रारंभ की गई यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण कुछ पहले, जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। GCF, इन्हें हरित जलवायु निधि तत्परता कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थन प्राप्त होता है। ये विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम क्षमता निर्माण की सटीक सबसे सुविधा होती है। और GCF के दौरान यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, उसमें ब्राज़ील कंट्री प्लेटफॉर्म के रूप में कैरिबियन क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म के साथ ही यहाँ पर प्रदान कर रहा है। ये तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, इसके बारे में थोड़ा ये पढ़ सकते हो आप। ये दे रखा है जलवायु ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये क्या इसका देश है ना, कौन कौन स्थापित किया गया था और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये देख सकते हो। स्टैटिक पॉइंट और COP30 वाला देख सकते हो। COP30 में भारत ने
12 अन्य विकासशील देशों के साथ यहाँ पर अफ्रीकी देश द्वीपी जो देश है उसमें जलवायु आयोग के साथ मिलकर जलवायु प्रकृति और वित्त के लिए देश ये क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म पर विकसित करने की योजना बनाई थी। तो ये बात देख सकते हो, एक ये और एक ये जो है इसका ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो बात बताई जा रही है ये, ठीक है, स्टैटिक पॉइंट इसकी। और आगे देखते हैं, यहाँ पर एक है ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या है, देखो यहाँ पर UNFCCC COP30 के दौरान ये 6 देश ब्लू NDC चैलेंज में शामिल हुए हैं अभी हाल ही में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा न्यूज़ में था, इसको लेकर के यहाँ पर इसका समर्थन क्या होगा, ठीक है, और इसमें यहाँ पर जलवायु संकट से निपटने के लिए क्या इसकी भूमिका होगी, कार्बन सिंक को लेकर के और तापमान विनिमय को लेकर के, है ना, और यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा जो होगी अपतटीय और पवन ऊर्जा होगी। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा ब्लू नेशनली डिटरमाइंड जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में विचार करना है। पहली बात है यहाँ पर ये COP30 के दौरान यहाँ पर 7 ब्लू NDC चैलेंज में इनको शामिल किया गया था, तो गलत हो जाएगा क्योंकि 6 होंगे, है ना। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि यहाँ पर इस समर्थन में, इस पहल के समर्थन में ओशन कंजर्वेशन और यहाँ पर ओशन क्लाइमेट प्लेटफॉर्म को लेकर के यहाँ पर इसमें समर्थन प्राप्त होगा। बोलेगा यहाँ पर केवल ओशियन कंजर्वेसी और ओशन क्लाइमेट प्लेटफॉर्म को लेकर के यहाँ पर ही समर्थन प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पर इंस्टीट्यूट थ्रू ऑफ ओशन रेसिलियंस क्लाइमेट फंड इसके द्वारा अनुसमर्थन नहीं किया गया इसका, ऐसे करके बोलेगा, जबकि यहाँ पर तीनों चारों को यहाँ पर दिया गया है ना, पॉइंट नोट करना है। और अगला पॉइंट देगा जलवायु संकट से निपटने के लिए यहाँ पर इसमें कार्बन सिंक की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है, तो करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी। और ताप विनिमय को लेकर के यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर के लगभग गर्मी का 90% हिस्सा अवशोषित करेगी। तो ये सब पॉइंट आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा तरीके से घुमा नहीं पाएगा UPSC, लेकिन आपको की पॉइंट इसके सब पता होना चाहिए। एक आपका अच्छा सा नोट्स हो जाएगा, यहाँ से करीब 6 से 7 लाइन का नोट्स बन सकता है, लेकिन आपको लाइन नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है और यहाँ पर लिखना है, कार्बन सिंक को लेकर के अंदर बताना है, इसके करके पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। आगे अभी देखो आपके पास टाइम है तो चीज़ें करते चलो जो चीज़ें मिल रही हैं। और इस बार UPSC मतलब विजन IAS ने बहुत अच्छा किया है कि जो इन्वायरमेंट की मैगजीन पहले निकाली है, काफ़ी अच्छा किया है। पॉलिटी तो हम लोग कवर कर जाएंगे, पॉलिटी और जो और भी सब्जेक्ट सब कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट निकाल के उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि इन्वायरमेंट हमको काफ़ी अच्छा करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट से कम 15 क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है IFS, ये भी जो पेपर होता है प्रीलिम्स का सेम डेट पे होता है, इसका भी प्री सेम डेट पे होगा, 24 मई को होगा, और UPSC IAS प्री का भी सेम डेट पे होगा, जबकि यहाँ पर IFS का जो मेंस होता है वो अलग डेट पे होता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि IFS का पेपर प्रीलिम्स का सेम डेट पे होगा, UPSC प्रीलिम्स IAS के जो होता है उसमें, ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा भी रहता है, राइट। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पर फॉरेन सर्विसेज है तो इसको लेकर के इन्वायरमेंट का कुछ ज़्यादा रोल रहता है उसमें, तो वहाँ पे उनके हिसाब से भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट के और साइंस टेक्नोलॉजी के ज़्यादा डाले जाते हैं, उनको लेकर के भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नहीं टॉपिक, जलवायु समन अनुकूलन, इसमें देखते हैं। यहाँ पर अगला है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC है, उसको लेकर के देखते हैं। इसमें भारत दिसंबर तक 2025 की अवधि के लिए संशोधित राष्ट्रीय स्तर के योगदान जो निर्धारित योगदान है वो प्रकाशित करेगा, है ना। इसमें यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, भारत यहाँ पर पंचवर्ष, अच्छी थोड़ा इंपॉर्टेंट, भारत का पंचवर्ष, भारत ने ग्लासगो में आयोजित COP26 में इसके प्रतिबद्धता व्यक्त की थी इसमें, ठीक है। और 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म आधारित यहाँ पर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करेगा, और 2030 तक यहाँ पर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% नवीकरणीय ऊर्जा से भी प्राप्त करेगा, ठीक है। और भारत ने पहला NDC 2015 में प्रस्तुत किया था, जिसे 2022 में अद्यतन किया गया, और इसका 10 साल पूरा हो चुका है। तो क्या इंपॉर्टेंट बन चुका है, आप लिख लो, जहाँ पर 10 साल पूरे हो रहे हैं इसके, मैंने बताया था ना कि एक साइड में कहीं नोट करते चलो। तो NDC के यहाँ पर जो भारत ने अपनाया था, प्रस्तुत किया था, उसको लेकर के 10 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, 15 बना था ये। और यहाँ पर पेरिस समझौते के प्रत्येक पक्षकार देश NDC स्थापित करना, इसे प्रत्येक 5 वर्ष में अद्यतन करना आवश्यक होगा, प्रत्येक 5 वर्ष में इसका रिपोर्ट जो होगी अपडेट की जाएगी, याद रखना है। अब यहाँ पर अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन की कमी लाना, और 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 2005 के स्तर की तुलना में 45% की कमी लाना शामिल होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसके मानदंड दे रखे, तो आपको यहाँ पे रीड कर लेने, ठीक है। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है इसको। और यहाँ पर भारत की दीर्घकालिक निम्न रणनीति, ये तो उसको छोड़ो, जो यहाँ पर पॉइंट की पॉइंट दे रहा है, इनको छोटे छोटे पॉइंट्स के हिसाब से आपको नोट कर लेना है, इनको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर 2005 के स्तर पर लेकर GDP की उत्सर्जन तीव्रता में कमी की गई थी, है ना, और इसको लेकर के 2015 में इतना था, 22 में ये,
और इसके हिसाब से ऐसा। तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन पूछेगा एनडीसी में वर्ष 2030 के लिए मात्रात्मक लक्ष्य को लेकर के विचार करना है, तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है। जैसे कि बोलेगा पहला स्टेटमेंट बोलेगा कि यहाँ पर 2005 के स्तर से जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में कमी देखी गई है। पहले यहाँ पर 35% से 33 से 35% थी, जबकि अभी यहाँ पर 48% देखी गई है। तो क्या गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 45% ऐसे करके क्वेश्चन घुमाएगा आपको। तो यहाँ से डेटा आपको एकदम करेक्ट याद करना है। आगे आते हैं, अगला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य 2025। ठीक है, देखते हैं इसको। इसके तहत यहाँ पर 400 से अधिक औद्योगिक संस्थाओं के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य प्रस्ताव किए गए हैं। ये नियम 4 ऊर्जा गहन क्षेत्र जैसे एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली और लुगदी पेपर जो यहाँ पर निर्धारित करने को लेकर उत्सर्जन में कटौती सुनिश्चित करेगा। 5 अतिरिक्त क्षेत्र जैसे कि लौह इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल के लिए यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इसमें से 460 से अधिक अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयाँ भी शामिल होंगी। ठीक है, तो ये बात एक ये और 4 ऊर्जा क्षेत्र को याद रखने हैं। ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको लेकर के यहाँ पर जो ICOE इसके बराबर यहाँ पर अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर से मापा जाता है। इसकी उत्सर्जन तीव्रता उत्पादन की प्रति इकाई उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस को मापती है, जो कार्बन दक्षता को दर्शाएगी। उत्सर्जन तीव्रता का यह अर्थ नहीं है कि कुल उत्सर्जन हमेशा कम हो रहा है, बल्कि यहाँ पर यह स्वच्छ उत्पादन की प्रगति पर प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, भारत संस्थाओं का अनुपालन संबंधी जो अनिवार्यताएं होती है, इन्हें कार्बन क्रेडिट स्कीम 2023 के अनुसार वार्षिक रूप से GEI लक्ष्यों को पूरा करना शामिल होगा। इसका लक्ष्य होगा कि लक्ष्य को हासिल करने में कमी आई को पूरा करने के लिए कार्बन बाजार जो है इसमें कार्बन क्रेडिट प्रमाण को खरीदा सकती है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इतना हटाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कार्बन क्रेडिट के यहाँ पर जो स्कीम है उसके बारे में। लक्ष्य इसका क्या होगा, कार्बन क्रेडिट निर्धारण, ऊपर जो 2-3 बात बताई सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, लक्ष्य यहाँ पर इसका होगा कि कार्बन मूल्य निर्धारण इसका बढ़ावा देकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, अर्थात यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है इसके यहाँ पर जो उत्सर्जन को निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा होगा तो। ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण संशोधन जो है उस 2022 के अंतर्गत इसे अधिसूचित किया गया है, और ये एक तीव्रता आधारित बेसलाइन एंड क्रेडिट प्रणाली के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये योजना ईंधन दहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में होने वाले प्रत्यक्ष उत्सर्जन कोष, विद्युत ऊष्मा उपभोग के होने वाले प्रत्यक्ष उत्सर्जन में दोनों में सम्मिलित की जाएगी। और क्या पूछ सकता है, और तो यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा इसमें। हाँ, और हटाते हैं, और नीचे यहाँ पे पूछ सकते हैं सब प्रशासक क्या होगा, ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रशासक होगा इसका, और कार्बन ट्रेडिंग विनियामक को लेकर के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग इसका देखरेख करेगा। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ से ये। और उसके बाद ग्रीन हाउस गैस है उसको लेकर के चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, BUR-4। इसी कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भूमि को लेकर के 2959 मिलियन टन जो है भूमि परिवर्तन पानी की को छोड़कर इतना टन CO2, ठीक है, LULUCF शामिल करने को लेकर 2437 मिलियन टन CO2, और वैश्विक संचयी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर के इतनी हिस्सेदारी है ना। सब डेटा देखो, इसको लेकर के मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, देख सकते हो जाके इसकी MCQs में। यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को लेकर के 20 में 19 की तुलना में इतनी कमी आई है। ठीक है, ये पूछ सकता है। और क्षेत्रवार में घटते क्रम पूछ सकता है, क्या क्या घटता क्रम इसका होगा, जैसे कि ऊर्जा में इतना, कृषि में इतना, है ना, और यहाँ पर इन सब चीज़ में दिखा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, और ऊपर जो 2 पॉइंट कुछ बताया मैंने वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, और एक बार सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन तो आपको माइंड में क्लियर और हो जाएगा। आगे आते हैं, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, कारण बाजार क्या है, ये सब कौन खरीदता कौन बेचता है, छोड़ो उसको। आगे टॉपिक है 2.2.3 हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट के बारे में यहाँ पर किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की गई, यहाँ पर प्रोत्साहन की गई इकाई जिसका पर्यावरण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इन ऋणों में क्रेडिट और व्यापार समर्पित चैलेंज होते हैं, एक्सचेंज शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, नोट, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जो होते हैं ये ग्रीन क्रेडिट जो कार्बन क्रेडिट की तरह ट्रेडिंग स्कीम की तरह प्रदान किए जाते हैं। ये नहीं पूछेगा तो भी, इसमें टाइम देना बेकार है। देखो, यहाँ से पूछ सकता है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम क्या है, ये थोड़ा सा देख सकते हो। साथ यहाँ पर गतिविधि शामिल करेगा जैसे वृक्षारोपण और अपशिष्ट प्रबंधन इसमें। ठीक है, कुछ और क्रेडिट घरेलू मंच पर इसको व्यापार किया जा सकता है, और प्रतिपूरक वनीकरण को लेकर के इसमें नियम की आवश्यकताओं को
पूर्ति में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ESG जो कंपनियां हैं और प्रकटीकरण, इसमें यहाँ पर क्रेडिट इसमें शामिल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसका उद्घाटन 2023 में COP28 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने किया था। इसका 2 साल पूरा हो चुका है। GST जब था, GST आया था, उसका 2 साल पूरा हुआ था। तो इतना भरमार था क्वेश्चन का, 2 जगह कम से कम प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा था और 2 करीब यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन पूछे थे GST के, है ना। 2 साल पूरा हुआ था। तो फिलहाल ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, तो 2 साल पूरा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो पॉइंट को। और कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। प्रशासनिक निकाय जो होता है इसका, ये भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को लेकर के देहरादून में स्थापित किया गया था। पात्रता क्या होगी, इसकी प्रत्येक चिन्हित भूमि खंड का आकार कम से कम 5 हेक्टेयर होना आवश्यक होगा। ये 2 पॉइंट ये, और ऊपर करीब 4 पॉइंट हो, ठीक है। एक ग्रीन क्रेडिट, एक नया वृक्ष जो 5 वर्ष से अधिक पुराना हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन क्रेडिट का दावा है कि यहाँ पर क्षतिग्रस्त वन भूमि पर 5 वर्षों का पुनर्स्थापन करने के बाद न्यूनतम 40% वृक्षावरण घनत्व प्राप्त होने पर किया जा सकता है। 2 पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, क्रेडिट अंतरण, क्रेडिट गैर व्यापारिक और गैर अंतरणीय होते हैं और इसका एक बार विनिमय किया जा सकता है, परंतु इनका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे, हरित ऋण क्रेडिट के बारे में यहाँ पर देख सकते हो, ये दे रखा है। ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ आंदोलन के तहत एक पहल होगी। मिशन लाइफ 2021 में भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जन आंदोलन है, जिसका नेतृत्व या इसका उद्देश्य व्यक्ति के समुदाय और पर्यावरण की रक्षा समर्थन के लिए प्रेरित होगा। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित की गई, जिसे पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नोडल एजेंसी मानी जाएगी। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या होगा, यहाँ पर उद्देश्य देख सकते हो इसके। एक्टिविटीज ऑफ विच ग्रीन क्रेडिट जनरेटेड, है ना। ग्रीन क्रेडिट से यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज जनरेटेड हो सकती है, यहाँ आप देख सकते हो। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। यहाँ से साथ मैंने क्वेश्चन बनाया भी हुआ है, एक बार देख भी सकते हो कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी है जो यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट के लिए जनरेट करेंगे, जैसे कि ये सब है। नोट कर लो, पॉइंट करके नोट कर सकते हो। पेरिस जलवायु समझौते के तहत अनुच्छेद 6 में क्या है, इसमें पर अंडे के कार उत्सर्जन को लेकर के, ठीक है। और नई संरचना जो है, हाँ, यहाँ पर अनुच्छेद 6 के तहत यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखेंगे ये जो इस जगह से स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जो है, ये कार्बन मूल्य निर्धारण पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सुविधाजनक बनाने के लिए आदान प्रदान करता है। सेकंड बात यहाँ से, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 बाकू अजरबैजान में अनुच्छेद 6.2 सहयोगात्मक उपाय और अनुच्छेद 6.4 अनुच्छेद जो है, ये पेरिस समझौते पर नियम को अपनाएगा। ये दोनों बातें याद रखनी है। 6.2 6.4 लिख सकते हो अपने कॉपी में। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कुछ तंत्र होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन सा, द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के यहाँ पर 6.2 में दे रखा है। 6.2 की बातें और 6.4 की बातें और ये 6.8 की बातें, तीनों आप पर ये सब बना के फिगर आप लिख सकते हो ऐसे ही सेम, है ना। क्या इनकी डेट लाइन है, क्या बेस लाइन होगी इनकी, है ना। क्या इनका क्योटो प्रोटोकॉल से स्वच्छ विकास तंत्र के तहत क्या उत्तराधिकार होगा इसमें जो उत्सर्जन कटौती का कोई व्यापार शामिल इसमें नहीं होता है। याद रखना है कि यहाँ पर 6.8 में उत्सर्जन कटौती को लेकर कोई व्यापार शामिल नहीं होगा, ठीक है। और कुछ की पॉइंट यहाँ से पढ़ सकते हो अपने, क्यों यहाँ पर देखो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत यहाँ पर 6 और 6.4 6.2 6.4 6.8 तीनों बातें कवर हो जाएंगी यहाँ से, राइट। आगे ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है घर पे। क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस समझौता के तहत यहाँ पर दे रखा है, अंतर है, ये भी आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। आगे आते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, ये क्योटो प्रोटोकॉल है और ये पेरिस समझौता 6, इसके अंतर्गत क्या है, इसका हिस्सा था और यहाँ पर ये किसके तहत आवंटित किया था, इतना सिर्फ एक एक लाइन आपकी, एक एक लाइन के थ्रू आपको लिखना है, पूरा भरना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। एक लाइन इसकी, एक 2 लाइन, तो एक लाइन इसकी, एक से करके, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बाजार का दायरा क्या होना चाहिए, बाजार का दायरा ये जो परियोजना है इसके आधार पर केंद्रित होगा और ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के विकासशील देशों की परियोजनाएं होंगी और ये बाजार आधारित गैर आधारित दृष्टिकोण की दोनों में शामिल होंगी। तो ऐसे करके आपको बनाना है। आगे यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसको हम लोग देखेंगे कब, पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया, 1 घंटे 15 मिनट के आसपास करीब हो गया ये, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम लोग कल देखेंगे 2.2.5 से लेकर के जो भी टॉपिक यहाँ पर बचे हुए उसको कवर करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3 कल इसी के साथ साथ, ठीक है। यहाँ से एंड करते हैं क्योंकि अभी हम लोग को क्वेश्चन भी देखना है और आपको यहाँ से रीड भी करना है और भी टॉपिक वो सब भी करोगे, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में एंड करते हैं। कोई डाउट है नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।